व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। और इस वीडियो में हम चंद मखसूस एडजेक्टिव्स के करेक्ट यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि इनका यूज़ जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, और इनके यूज़ को इसीलिए स्टूडेंट्स अक्सर गलत कर बैठते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि हमने सम कहाँ पे यूज़ करना है, एनी कहाँ पे यूज़ करना है, इसी तरह मच कहाँ पे यूज़ होगा और मैनी कहाँ पे यूज़ होगा, ईच किधर करना है इस्तेमाल हमने, और एवरी को कैसे इस्तेमाल करना है, मोर एंड मोस्ट का डिफरेंस। तो इस तरह के चंद एडजेक्टिव्स हैं, तो उनके यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और चंद रूल्स हैं जिनको अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम इन एडजेक्टिव्स को करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इस वीडियो को 7 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, और एंड पे करेक्ट जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मौजूद हैं। ये इसलिए किया है कि कुछ लोगों को सारी वीडियो को नहीं देखना होता, वो स्पेसिफिकली किसी एक एडजेक्टिव के यूज़ को समझना चाह रहे हैं, तो उनके टाइम सेविंग के लिए फिर इसको डिफरेंट पार्ट्स में कर दिया है कि उनको सारी वीडियो ना देखनी पड़े, वो एक स्पेसिफिक पार्ट को देख के समझ सकें उस एडजेक्टिव के यूज़ को। लेकिन जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, पूरा टॉपिक को समझना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इस वीडियो को इन ये तमाम पार्ट्स को एक वीडियो की शक्ल में भी जो है वो कंपाइल कर दिया गया, ताकि वो बार बार जो है डिफरेंट वीडियोस में उनको ना जाना पड़े, एक ही वीडियो के अंदर जो है उनको ये सारा टॉपिक जो है मिल जाए। ये पार्ट 1 है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सम और एनी के यूज़ को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सम एंड एनी रिफर टू अ सर्टेन क्वांटिटी और डिग्री। जी, पहली बात तो ये है कि सम और जो एनी है ये किसी क्वांटिटी को, मिकदार को और डिग्री जो है, ठीक है, डिग्री को जो है एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं। दे आर बोथ यूज बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमेशा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये इस्तेमाल होंगे। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वेयर एज एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये पहला रूल है, आप समझ लें कि जो आपका सम है ये अफर्मेटिव यानी मिस्बत जो फ़करे हैं उनके अंदर यूज़ होगा, और जो आपका एनी है ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी और सवालिया फिक्रात के अंदर यूज़ होगा। जैसे कि शी विल बाय सम एप्पल्स, वो कुछ सेब खरीदेगी। शी विल नॉट बाय एनी एप्पल, वो कुछ एप्पल नहीं खरीदेगी, ठीक है, वो कोई एप्पल नहीं खरीदेगी। हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज, क्या आप कुछ मैंगोज लाए हैं। तो अब ये देखें कि सम जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है, एनी और जो है ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर यूज़ हुआ है। एनी कैन आल्सो बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस आफ्टर इफ। जी, बाज़ औक़ात जो एनी है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये तब यूज़ होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एनी जब उसमें इफ़ यूज़ हुआ हुआ स्टार्ट में, यानी इफ़ के बाद हम जो है एनी को भी यूज़ कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे कि इफ़ शी नीड एनी मेडिसिन आई शैल हेल्प हर, अगर उसे कुछ मेडिसिन चाहिए तो मैं उसकी मदद करूँगा। सम एंड एनी आर आल्सो यूज्ड इन क्वेश्चंस। जी, ये बड़ा इनका स्पेसिफिक यूज़ है कि सम और एनी जो हैं ये सवालिया फ़िक्रों में या क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। कैसे, वुड यू लाइक टू हैव सम फूड, क्या आप कुछ खुराक या कुछ फूड, कुछ ग़िज़ा जो है वो लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव एनी फूड, क्या आप कुछ फूड लेना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन में मीनिंग दोनों सेंटेंस का सेम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सम है और यहाँ पे एनी है, तो इसका ये डिफरेंट क्यों है, एनी कहाँ पे यूज़ करना है, सम कहाँ पे यूज़ करना है, क्वेश्चन एक ही है, तो ये भी आपको समझ लग जाएगी। देखें, इफ द स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ पॉजिटिव आंसर ही यूजेस सम। देखें जी, अगर आपका क्वेश्चन करने वाला जो बंदा है वो क्वेश्चन का जो आंसर है अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव जवाब आएगा, तो फिर वो सम यूज़ करेगा कुछ के लिए। जैसे कि ही हैड गॉन टू द ऑफिस, हैज़ ही ब्रॉट सम फाइल्स, वो ऑफिस गया था, क्या वो कुछ फाइल्स लाया। अब यहाँ पे स्पीकर जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो फाइल जो है ना बंदा लेकर आया है, ठीक है। शी वेंट टू द मार्केट, डिड शी बाय सम एप्पल्स, वो मार्केट की, क्या उसने कुछ सेब खरीदे। तो यहाँ पे भी वो पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए उसने फिर यहाँ पे सम यूज़ किया है। तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लिख भी दिया गया है। अच्छा जी, इसी तरह सम कैन आल्सो बी यूज्ड इन क्वेश्चंस, प्रोवाइड, ऑफर्स आर रिक्वेस्ट। हाँ जी, सम जो है जैसे कि हमने पहले बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मोस्टली जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही यूज़ होगा, और जब क्वेश्चन में यूज़ होगा तो उसके लिए मखसूस शराइत होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है सम किस लिए,
ऑफर्स को और रिक्वेस्ट को जो है एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे टी जो है ये ऑफर है, ठीक है। कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम बुक्स, क्या आप मुझे कुछ बुक्स जो हैं वो उधार दे सकते हैं। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी सम यूज हुआ है। नेक्स्ट है, इफ द स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ नेगेटिव आंसर ही यूजेस एनी। जी, एज वी आर हैप्पी टू सी यू हियर, जैसे कि हम जो हैं वो खुश हैं आपको यहाँ पर देखकर। वाज देयर एनी ट्रबल इन द ऑफिस, क्या दफ्तर में कोई प्रॉब्लम था, कोई मसला था। अब यहाँ पे देखें जो आपका स्पीकर है वो क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो कहने वाला, जो बताने वाला है, जवाब देने वाला है, उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ये कहेगा कि दफ्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए फिर उसने एनी को यूज़ किया है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन थी तो सम है, इस बात को फिर बता रहा हूँ। सम और एनी जो है ये दोनों क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि क्वेश्चन करने वाला यानी कि जो स्पीकर है, अगर क्वेश्चन करते हुए जवाब देने वाले से पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो सम यूज़ करेगा कुछ के लिए, कुछ के वर्ड के लिए। और अगर स्पीकर जो है वो नेगेटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है जवाब देने वाले से, तो फिर वो एनी यूज़ करेगा। मखसूस एडजेक्टिव्स मच, मैनी और अ लॉट ऑफ के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मच इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, मैनी इज़ यूज्ड विद मच इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन एंड मैनी इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। जी, ये बात ध्यान में रखनी है कि मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा और मैनी जो है ये काउंटेबल नाउन से। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए वो रेलेवेंट वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। मुख्तसर बता दूं, ऐसे नाउन्स जिनको गिना जा सके, जिन्हें शुमार किया जा सके, वो काउंटेबल नाउन में आएंगे, और ऐसे नाउन जिनको गिना या शुमार ना किया जा सके उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन में लेंगे। तो मच जो है ये आपके जहन में होना चाहिए, मच का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, मैनी जो है ये काउंटेबल के लिए। मच एंड मैनी बोथ आर जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दूसरा रूल है इस वाले से कि मच और मैनी जो है ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ हो गए। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका तो उसके लिए बहुत सारा जो एक लफ्ज़ होता है, बहुत सारे, मच का लफ्ज़ भी बहुत सारा है, मैनी का मतलब भी बहुत सारा है, तो अ लॉट ऑफ का मतलब भी बहुत सारे हैं। तो अ लॉट ऑफ का वर्ड आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए मच और मैनी। ये आगे आ रहा है लॉट ऑफ का यूज़ भी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देयर इज़ नॉट मच मिल्क इन द जग, जग के अंदर ज़्यादा दूध नहीं है। अब यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क जो है आप इसे गिन नहीं सकते, आप इसकी क्वांटिटी का बता सकते हैं कि ज़्यादा है कम है, ठीक है, गिनती नहीं कर सकते। देयर आर नॉट मैनी कॉइन्स इन द बॉटल, बॉटल के अंदर जो है बहुत सारे सिक्के मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे कॉइन जो है ये काउंटेबल नाउन है, आप इनको गिन सकते हैं कि 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 40 हैं, तो इसलिए मैनी लगा है। इज़ देयर मच वाटर इन द पॉन्ड, क्या तालाब के अंदर काफ़ी पानी है। अब यहाँ पे मच जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए मच जो है इसके लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है। ही शी कमिटेड मैनी मिस्टेक्स, ही कमिटेड मैनी मिस्टेक्स, उसने बहुत सारी गलतियाँ की। अब यहाँ पे मिस्टेक्स, गलतियाँ जो है नाउन ऐसा जिनको गिना जा सकता है, 2 गलतियाँ की, 4 की हैं, 10 की हैं, तो जिनको आप गिन सकते हैं उनके साथ मैनी लगेगा। ही कमिटेड मैनी मिस्टेक्स, ये काउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी यूज हो रहा है। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको गिना नहीं जा सकता, जैसे 1 2 3 4 10, जैसे पानी है या दूध है तो आप नहीं कह सकते 2 पानी या 4 पानी या 10 दूध, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वी यूज अ लॉट ऑफ, अ लॉट आर अ लॉट ऑफ इंस्टेड ऑफ मच और मैनी इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें बहुत सारे, काफ़ी, बहुत से के लिए आपने यूज़ करना है मच और मैनी को। और अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए मच और मैनी, अफर्मेटिव के लिए आप यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ या लॉट ऑफ, अ लॉट या अ लॉट ऑफ, यानी किसी जगह पे ऑफ लगता है और किसी जगह पे ऑफ नहीं लगता। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिल्क इन द जग, जग के अंदर काफ़ी सारा मिल्क है।
देयर इज़ मच मिल्क इन द जग, अगर आप ये कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता जब करेक्शन ऑफ एरर वाला क्वेश्चन आता है या वैसे ही। अब ये दिखने में स्ट्रक्चर के लिहाज से या ट्रांसलेशन में भी आप जाएँ तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि मच आपने यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस में। ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ होगा, मच यूज़ कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, इसी तरह आप ये नहीं कर सकते, देयर इज़ नॉट, नहीं, अ लॉट ऑफ जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो नाउन है इन दोनों के साथ, ठीक है। मच और मैनी का ये भी मसला है कि मच जो है ये आप यूज़ करेंगे काउंटेबल के साथ, और जो मैनी है वो यूज़ करेंगे आप सॉरी, मच यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल के साथ और मैनी यूज़ करेंगे आप काउंटेबल के साथ, और करेंगे कहाँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें आप लॉट ऑफ या अ लॉट ऑफ या अ लॉट यूज़ करेंगे, और इनमें इसकी ख़ास बात लॉट ऑफ की ये है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। मच और मैनी जो है, मच किससे यूज़ होगा, अनकाउंटेबल के साथ, मैनी काउंटेबल के साथ, और अ लॉट ऑफ या अ लॉट ये दोनों के साथ ही, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ। अ लॉट और अ लॉट ऑफ कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। वी हैव अ लॉट ऑफ रेन्स हियर इन अगस्त, हमारे यहाँ अगस्त में बहुत सारी बारिश हुई है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लांट्स इन दिस पार्क, इस पार्क में बहुत सारे पौधे हैं। तो आप देख सकते हैं प्लांट्स क्या है, ये काउंटेबल है, बारिश जो है ये अनकाउंटेबल है। तो ये दोनों के साथ ही आप देख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ यूज़ हो रहा है और इसमें बहुत सारे का मीनिंग दे रहा है। इसके अंदर हम एडजेक्टिव्स मोर एंड मोस्ट के करेक्ट यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मोर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बोथ मच एंड मैनी, much and many, much and many, and therefore it can be used with both countable and uncountable nouns। ये जो आपका वर्ड मोर है एडजेक्टिव जो है, ये मच और मैनी इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है। यानी आपको पता है एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं मोस्टली, उसमें एक पॉजिटिव, एक आपकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जो मच जो है ये और मैनी ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और इनकी कंपैरेटिव डिग्री दोनों की ही मोर है, ठीक है। अब मच और मैनी जो है ये आप को पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि जब तक आपको इनके यूज़ की समझ नहीं आएगी आप मोर और मोस्ट के यूज़ को नहीं समझ सकते। तो मच और मैनी के यूज़ का जो है कंपैरिजन करवाया गया इससे पहले वाली वीडियो में, पार्ट 2 में, उसका लिंक भी नीचे दे दिया गया है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो उनका इस वीडियो का लिंक भी नीचे दे दिया गया। तो इस वीडियो से भरपूर तौर पर मुस्तफ़ीद होने के लिए आपको पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, मच और मैनी का यूज़ क्या है। अगर आपको नहीं पता तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखें फिर इसको देखें। मुख्तसर मैं बताता चलूँ कि जो मच है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है जो कि गिने नहीं जा सकते, शुमार नहीं किया जा सकते, और जो मैनी है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है जो गिने या शुमार किए जा सकते हैं। और जो मोर है इन दोनों की ही कंपैरेटिव फॉर्म है, तो इसलिए ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो जाता है। एग्जांपल देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। शी नीड्स मोर वाटर देन यू हैव गिवन टू हर, उसे मज़ीद पानी चाहिए या ज़्यादा पानी चाहिए उस पानी से जो आपने उसको दिया है। अब यहाँ पे मोर जो है ये एडजेक्टिव वाटर को जो है नाउन उसको क्वालिफाई कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि वाटर जो है इसको गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। आई वुड लाइक टू हैव 5 मोर बुक्स, मैं मज़ीद 5 किताबें लेना चाहूँगा। अब यहाँ पे बुक जो है ये काउंटेबल है और मोर जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है इस जगह के मज़ीद जो है ना 5 किताबें मैं लेना चाह रहा हूँ। मोर इज़ आल्सो यूज्ड विद नो, सम, एनी, अ लिटिल, अ फ्यू। जी, ये चंद वर्ड्स हैं, जब ये वर्ड्स एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं तो तब जो है वो मोर जो है इनके साथ जो है यूज़ होगा, ठीक है। मोर इज आल्सो यूज विद नो, सम, एनी, लिटिल, फ्यू व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। यानी जो आपका एडवर्ब है ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो दूसरे एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या
वर्ब को जो है मॉडिफाई करता है। जी, तो ये वाले जो आपके वर्ड्स हैं ये जब एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं तो उनके साथ मोर जो है वो इस्तेमाल होगा। और अगर किसी को एडवर्ब का नहीं पता तो वो रेलेवेंट वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। देयर इज़ नो मोर वाटर इन द ग्लास। अब यहाँ पे मोर क्या है, एडजेक्टिव है, वाटर क्या है, नाउन है, और जो नो है ये मोर को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे नो जो है ये एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ मोर भी यूज़ हो रहा है कि पानी में मज़ीद कोई गिलास में मज़ीद पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है। नवीद गेव अस सम मोर बुक्स। नवीद ने हमें कुछ मज़ीद बुक्स जो हैं वो दी हैं। अब यहाँ पे सम जो है मोर को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है, इसलिए इसके साथ मोर यूज़ हुआ। आर देयर एनी मोर कॉइन्स इन द बोतल। क्या जो है बोतल के अंदर मज़ीद कोई सिक्के मौजूद हैं। अब यहाँ पे एनी मोर को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है, इसके साथ मोर लगा हुआ है। शी नीड्स अ लिटिल मोर गाइडेंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसे इस सवाल को हल करने के लिए थोड़ी मज़ीद जो है वो रहनुमाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटिल मोर को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है, इसके साथ मोर लग गया है। आतिफ नीड्स अ फ्यू मोर बॉल्स फॉर प्रैक्टिस। आतिफ को प्रैक्टिस के लिए कुछ मज़ीद जो है वो गेंदों की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अफ्यू जो है ये मोर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसके साथ मोर लग गया है। अच्छा, जिस तरह हमने बात की है मोर की, अब हम बात करेंगे मोस्ट की। तो मोर और मोस्ट में फ़र्क ये है कि जो मोर है ये मच और मैनी, इनकी क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है, और जो मोस्ट है ये मच और मैनी की सुपरलेटिव फॉर्म है। तो यही फ़र्क है इनमें। Most is the superlative of both much and many and therefore it can be used with both countable and uncountable noun। जिस तरह जो आपका more जो है ये countable और uncountable noun के तौर पर यूज़ हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह आपका जो most है ये भी countable और uncountable noun के साथ इस्तेमाल हो सकता है। उसकी वजह ये है कि much जो है ये आपका uncountable के लिए और more जो है ये आपका आपका जो मच है ये अनकाउंटेबल के लिए, और जो मैनी है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। और मच और मैनी इन दोनों की कंपैरेटिव फॉर्म है, मोर और सुपरलेटिव फॉर्म है मोस्ट, इसलिए दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ मशीन्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो ख़राब हैं। अब मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव फॉर्म है किसकी, ये है मच की और मैनी की। अब यहाँ पे बेसिकली मोस्ट मैनी की सुपरलेटिव फॉर्म के तौर पे यूज़ हुआ है क्योंकि मशीन्स जो हैं ये काउंटेबल नाउन है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 वायरस। इस वक्त जो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो कोविड-19 से मुतासिर हैं। अब मोस्ट से मतलब ज़्यादातर जब कहते हैं ना तो आप कह लें कि 100 हैं, फ़र्ज़ करें 100 में से 70, 80, 90 जब चीज़ 100 यूनिट्स हैं, 100 चीज़ें हैं, तो 100 चीज़ों में से 70, 80, 90 चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, यानी ज़्यादातर चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो फिर आप मोस्ट यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो उम्दा हैं, बेहतरीन हैं। मोस्ट ऑफ द कार्स इन दिस शोरूम आर न्यू। इस शोरूम में जो है वो ज़्यादातर कार्स जो हैं वो नई हैं। तो ये आप देख सकते हैं इन एग्जांपल्स के अंदर मोस्टली जो है, बल्कि सब में ही काउंटेबल नाउन के साथ जो है यूज़ हुआ है। आप क्या कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द काउंटेबल नाउन्स के साथ जो है मोस्ट यूज़ हुआ है इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो एक अनकाउंटेबल के साथ भी हम एग्जांपल्स को करने की कोशिश करते हैं जी। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द जग इज टर्बिड। जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं वाटर जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी आप मोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। टर्बिड का मतलब होता है गदला, यानी गंदा हुआ है, इसमें मट्टी वगैरह चीज़ शामिल है। तो जग के अंदर जो ज़्यादातर या मोस्टली वो जो पानी है वो गदला हो चुका है या गदला है। Adjectives
ईच एंड एवरी के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जी ओनली। इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ईच और एवरी ऐसे एडजेक्टिव हैं कि एक तो ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये यूज़ नहीं हो सकते। काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमेशा सिंगुलर नाउन होगा आपका, यानी काउंटेबल भी होगा, सिंगुलर भी होगा। प्लूरल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ ईच या एवरी जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप किसी को आप में से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का या सिंगुलर और प्लूरल का नहीं पता तो वो रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो आप इसकी एग्जांपल्स को देखें। अगर हम ईच बॉय वाज प्रेजेंट इन द क्लास, हर लड़का क्लास में मौजूद था। अब बॉय जो है ये काउंटेबल भी है और ये सिंगुलर भी है, इसलिए ईच लगा हुआ है। ईच बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बॉयज जो है ये प्लूरल है। एवरी स्टूडेंट वाज सिटिंग इन द बेंच, हर लड़का बेंच के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। एवरी स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन द बेंच ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने सिंगुलर के साथ यूज होना है, प्लूरल के साथ यूज नहीं होना। हाँ, आप ईच और एवरी की जगह ऑल को यूज करेंगे प्लूरल नाउन के लिए, जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द बेंच जी। नेक्स्ट है ईच कैन बी यूज्ड एज प्रोनाउन आल्सो बट एवरी कैन नॉट बी यूज्ड सो जी। आपका जो एडजेक्टिव ईच है ये एक सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन आपका जो एवरी है ये कभी भी प्रोनाउन के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। प्रोनाउन क्या होता है इसके लिए रेलेवेंट वीडियो देखें, अगर किसी को नहीं पता लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जी। एग्जांपल देखते हैं। देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स मौजूद थे। ईच वाज सिटिंग ऑन द बेंच, हर एक बेंच पे बैठा था। अब यहाँ पे ईच जो है ये रिफर कर रहा है किसको, स्टूडेंट्स को, इसका मतलब है यहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है जी। ईच वैसे तो एडजेक्टिव होता है लेकिन प्रोनाउन के तौर पर भी यूज हो सकता है। देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास एवरी वाज सिटिंग ऑन द बेंच। हाँ जी, यहाँ पे अब एवरी को हम स्टूडेंट्स को रिफर करने के लिए यूज कर रहे हैं प्रोनाउन के तौर पे, तो ये गलत है क्योंकि प्रोनाउन के तौर पर एवरी यूज नहीं हो सकता, ईच ही यूज हो सकता है। नेक्स्ट है जी एवरीवन was sitting on the bench जी। आप ये कर सकते हैं everyone was sitting on the bench, यानी each was sitting on the bench ये भी ठीक है, everyone was sitting on the bench ये भी ठीक है। अकेला every जो अगर लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा जी। नेक्स्ट है both each and every have similar meanings but every always refers to more than two persons or things. Every is not normally used for वेरी स्मॉल नंबर्स जी। तो अब ईच एंड एवरी इनका मीनिंग एक है, दोनों का मतलब क्या बनता है हर एक, लेकिन इनके यूज़ में फ़र्क आ रहा है और इसी यूज़ के फ़र्क को समझने के लिए हमने ये वीडियो को ऑर्गेनाइज किया है। इनका मीनिंग सेम है, एक ही है, लेकिन जो आपका एवरी है ये रिफ़र करता है मोर देन टू पर्सनस को, ठीक है। दो लोगों से ज़्यादा, यानी दो अफराद हैं या दो चीज़ों से, दो से ज़्यादा अफराद या चीज़ें हैं तो उनको आप ज़ाहिर करेंगे एवरी से। बहुत यानी कम तादाद में अगर स्मॉल नंबर्स के अंदर कोई चीज़ यूज़ है तो उसको एवरी जो है वो रिफ़र नहीं करेगा। इस बात को फिर समझें कि ईच एंड एवरी का मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब है हर एक, लेकिन जो आपका एवरी है वो हमेशा रिफ़र करता है मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, हो दो से ज़्यादा अफराद को या चीज़ों को। और जो आपका एवरी है वो थोड़े स्मॉल नंबर्स के लिए यूज़ नहीं होता। ये आप एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टू बॉयज एंटर्ड, दो लड़के दाखिल हुए कमरे में या किसी भी चीज़ में। एवरी बॉय वाज कैरिंग ए कंप्यूटर, हर लड़का एक कंप्यूटर को उठाए हुए था। अब यहाँ पे बॉय जो है ना लिमिटेड नंबर है, एक है। आपको बताया कि एवरी यूज होगा दो से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के लिए, तो अब एवरी है तो ये गलत यूज हुआ है, यहाँ पे ईच होगा। टू बॉयज एंटर्ड ईच बॉय वाज कैरिंग ए कंप्यूटर, ठीक है। ये याद रखना है कि दो अफराद हैं, दो चीज़ें हैं या दो से कम हैं, एक या दो अफराद हैं या चीज़ें हैं तो उसके लिए ईच, दो से ज़्यादा हैं तो उसके लिए एवरी। अब आम बंदे को जिसको ग्रामर के रूल्स का नहीं पता वो उस सेंटेंस को ठीक समझ सकता है, और यही इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं एग्जाम के दौरान जी। ही वॉज सिटिंग इन अ ट्रेन विद अ लेडी ऑन एवरी साइड ऑफ हिम। अब यहाँ पे लेडी उसके यानी दोनों हर साइड पे एक मौजूद है, तो यहाँ पे लेडी है, ठीक है। तो साइड जो है उसमें अब एवरी नहीं यूज होगा। अब बेसिकली साइड की बात कर रहे हैं, एक साइड इधर है एक साइड इधर है। अब ये साइड जो है ये भी एक है
और ये साइड भी 1 है, चलें दोनों को मिला भी नहीं तो 2 है, तो 2 से ज़्यादा होगा तो आप एवरी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एवरी यूज़ नहीं होगा। ही वाज सिटिंग ऑन अ ट्रेन विद अ लेडी ऑन ईच साइड ऑफ हिम, ये आपका सही सेंटेंस होगा। इट रिफर्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, whereas every refers to all the individuals of a group as a whole। जी, ये भी एक बात है कि जो आपका ईच है, ईच और एवरी जो है ये बेसिकली हर एक ग्रुप के जो अफराद, एक एक वाहद अफराद को ये ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जो आपका ईच है वो किसी भी ग्रुप के हर एक फ़र्द को सेपरेटली मेंशन कर रहा है, जैसे नवीद, अदनान, ज़िशान, रहमान, तो यानी उनकी जगह आपने ईच यूज़ कर लिया। तो लेकिन जो एवरी है ये पूरे ग्रुप को एज ए होल, यानी पूरे ग्रुप के हर एक चीज़ को या फ़र्द को एज ए होल जो है ये रिफ़र करेगा। ठीक है, ईच रिफर्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, यानी तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, यूनिट्स हैं किसी ग्रुप के, उनको सेपरेटली मेंशन कर रहा है, रिफ़र कर रहा है ईच, और एक ही ग्रुप के तमाम अफराद को, तमाम चीज़ों को, तमाम यूनिट्स को रिफ़र करता है एवरी एज ए होल। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। देयर वर 20 बेंच इन द क्लास, स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन ईच बेंच। ठीक है, अब बेंच जो है आप कह लें कि 20 बेंचों का ग्रुप है, क्लास में 20 बेंचों का ग्रुप है, और अब यहाँ पे ईच का मतलब है हर एक बेंच की बात हो रही है, अलग-अलग से सेपरेटली। एवरी बेंच इन द क्लास वाज रिजर्व्ड, हर एक बेंच जो है वो क्लास में रिजर्व था। अब यहाँ पे एवरी जिक्र यहाँ पे भी हर एक बेंच का ही हो रहा है, लेकिन एज ए होल हो रहा है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें। देयर आर 20 बेंचेस इन द क्लास, स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन ईच बेंच। अब ईच यहाँ पे हर एक बेंच को ही ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन सेपरेटली। एक बेंच ये है, ये है, हर एक के ऊपर बैठा हुआ बंदा। लेकिन यहाँ पे एवरी बेंच इन द क्लास वाज रिजर्व्ड, और यहाँ पे एवरी का मतलब ये है कि हर बेंच, यानी आप यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये देख सकते हैं कि ईच का मतलब है हर एक बेंच, और एवरी का मतलब है हर बेंच, यानी अलग-अलग नहीं, एज ए होल सबकी बात जो है वो कर दी गई है कि जो है, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि तमाम, यहाँ पे एवरी जो है वो तमाम की मीनिंग दे रहा है कि तमाम बेंचेस जो थे वो रिजर्व थे। ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट। हाँ जी, ये एक एडिशनल बात है इसमें कि ईच आपने तब यूज़ करना है कि जब किसी ग्रुप के अंदर जो अफराद हैं या चीज़ें हैं वो डेफिनेट हों, यानी मुतय्यन हो, आपको पता हो, आप उनको गिन सकें कि ये कितनी है। ठीक है, और यानी महदूद हो, वो बेशुमार, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनगिनत ऐसी ना हो, महदूद हों और मुतय्यन हो, यानी आप उनको शुमार कर सकें। ठीक है, एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप इज इनडेफिनेट। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेफिनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ठीक है, और लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी महदूद और मुतय्यन जो है मुकर्रर तादाद जो होती है उसको ज़ाहिर करने के लिए ईच जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर किसी ग्रुप के इंडिविजुअल्स की तादाद इनडेफिनेट है, गैर मुतय्यन है, मुकर्रर नहीं, आपको पता नहीं है 2 है, 4 है, 10 हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप वहाँ पे एवरी यूज़ करेंगे। जी, एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई स्टे इन मरी, तो मेरे मरी में स्टे के दौरान जो है हर दिन बारिश हुई। अब यहाँ पे मरी में कितने दिन ठहरा गया है, महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, कोई पता नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब इनडेफिनेट है, जो डेज हैं वो इनडेफिनेट है, गैर मुतय्यन है और लिमिटेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एवरी यूज़ हो गया है। इट वॉज आउट ऑफ सिटी, आई वॉज आउट ऑफ सिटी फॉर 5 days एंड इट रेन्ड ईच डे। हाँ जी, अब यहाँ पे क्योंकि आपका डेफिनेट है कि आपने 5 दिन रहा है और ये लिमिटेड भी है, तो इसलिए यहाँ पे ईच यूज़ होगा। अब एक आम बंदा है जिसको इस रूल का नहीं पता, तो वहाँ पे अगर एवरी डे लगा होगा तो उसको भी ठीक समझेगा, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से कोई गलती नहीं है। तो ये देखें ना, ये बड़ी समझने वाली बातें होती हैं छोटी छोटी, और स्टूडेंट्स इन्हीं ऐसी बातों में गलतियां करते हैं। सेंटेंस वो समझ रहे होते हैं कि इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो बिल्कुल सही है, या जो चीज़ गलत नहीं होती उसको परसीव कर लेते हैं कि अच्छा इसमें ये गलती होगी, तो वो फिर मज़ीद नेगेटिव उसका इंप्रेशन चला जाता है कि वो ठीक चीज़ को भी गलत कर लेते हैं। जी, तो अब यहाँ पर देखें कि जब मरी में स्टे किया है, डेज के साथ ईच नहीं लग रहा, क्योंकि डेज जो हैं वो इनडेफिनेट है, पता नहीं है कितने हैं, तो एवरी है। अब यहाँ पे दिन कितने हैं, 5 हैं, ये डेफिनेट है, लिमिटेड है, आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पे एवरी डे अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ईच डे लगेगा।
एंड नाइदर के करेक्ट यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आइदर और नाइदर को ईदर एंड नीदर भी जो है प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप जिस तरह से मर्जी इनको पुकार सकते हैं जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। बोथ आइदर एंड नाइदर आर यूज फॉर टू पर्सन्स आर थिंग्स ओनली। जी, इन दो एडजेक्टिव के बारे में एक बात आपने जो पहली बात ज़हन में रखनी हुई है कि ये सिर्फ दो अफराद या दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होंगे। दो से ज़्यादा अफराद यूज़ हो गए तो ये यूज़ नहीं होंगे। हम पिछली वीडियो में भी स्टडी कर चुके हैं कि फॉर मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स वी यूज़ एवरी इंस्टेड ऑफ आइदर एंड नन आर नॉट एनी इंस्टेड ऑफ नाइदर। जी, जब अफराद या चीज़ें दो से ज़्यादा हैं तो फिर हम आइदर की जगह एवरी यूज़ करेंगे और नाइदर की जगह यूज़ करेंगे नन और नॉट एनी। जी, तो सिंपली आइदर का मतलब है दो अफराद या दो चीज़ों में से हर एक चीज़, और नाइदर का मतलब है दो अफराद या दो चीज़ों में से कोई भी नहीं। आइदर आप कह लें पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है और नाइदर जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है, और ये हमेशा दो अफराद या दो चीज़ों के लिए यूज़ होगा। दो से ज़्यादा अफराद या चीज़ें हैं तो आइदर की जगह आप यूज़ करेंगे एवरी, और नाइदर की जगह नॉट एनी या आर नॉन। जी, नेक्स्ट पॉइंट है बोथ आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चीज़ें दो अफराद या दो चीज़ों को ज़ाहिर कर रहे हैं आइदर या नाइदर, लेकिन बेसिकली वो बता रहे हैं कि दोनों में से हर एक या दोनों में से कोई भी नहीं, तो इसलिए नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर बोथ आइदर एंड नाइदर वर्ब इज यूज इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। तो जिस तरह नाउन अपनी सिंगुलर फॉर्म में नाउन सिंगुलर होगा, तो इस तरह वर्ब की फॉर्म जो है वो भी सिंगुलर ही होगी। तो सिंगुलर फॉर्म में जो है वर्ब यूज होगा आइदर और नाइदर के साथ। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइदर रिफर्स टू एनी वन ऑफ टू पर्सन्स आर थिंग्स। आइदर जो है दो अफराद या चीज़ों में से हर एक को रिफर कर रहा होता है, यानी हर एक को मेंशन कर रहा होता है। तो आइदर का अगर हम सिंपल मीनिंग लें तो यही कहेंगे दोनों में से हर एक। ठीक है, तो आइदर बाइक इन द स्ट्रीट वाज न्यू। गली के अंदर हर एक बाइक जो है नई थी। अब यहाँ पे बाइक्स कितनी हैं, ठीक है, ये नहीं पता, सेंटेंस से पता नहीं चाह रहा, लेकिन जब आइदर लग गया या नाइदर लग गया तो ये अंडरस्टूड है कि चीज़ें या अफराद दो हैं। अब यहाँ पे बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाइक लिखा हुआ है सिंगुलर तो इसका मतलब है एक बाइक है, ठीक है, या ज़्यादा। बाद बंदे कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए, आइदर और नाइदर का मतलब है दो अफराद या दो चीज़ें, दोनों को एक वक्त में एक को मेंशन किया जा रहा है। तो ये हमने पहले रूल पढ़ा है कि नाउन सिंगुलर होगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, यानी आइदर बाइक इन द स्ट्रीट वर न्यू नहीं है, वाज न्यू है। ठीक है, इसी तरह आइदर बाइक्स इन द स्ट्रीट कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। आपका नाउन भी सिंगुलर होगा और आपका वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, आइदर और नाइदर दोनों के साथ। इसी तरह आइदर बॉय ऑन द रोड इज राइडिंग ए बाईसाइकिल। रोड के ऊपर हर लड़का जो है वो बाईसाइकिल चला रहा है। अब आइदर यूज है, उसका मतलब है लड़के दो हैं, दोनों में से हर एक, यानी दोनों ही बाईसाइकिल चला रहे हैं। आइदर गर्ल इज लुकिंग प्रिटी। ठीक है, हर एक लड़की जो है वो खूबसूरत नजर आ रही है। आइदर का मतलब है लड़कियां दो हैं, दोनों ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। अच्छा जी, नाइदर मीन्स नॉट वन नॉट द अदर। जी, जैसे आइदर था कि दोनों में से हर एक, और नाइदर मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, ना एक ना दूसरा। ऑफ द टू पर्सन आर थिंग, दो अफराद या दो चीज़ों में से कोई भी नहीं। ठीक है, ना एक चीज़ ना दूसरी चीज़, ना एक फर्द ना दूसरा फर्द। जैसे कि नाइदर ट्रेन गोज टू कराची, कोई भी ट्रेन कराची नहीं जाती। अब कोई भी में से बहुत सारी नहीं है, दो ही ट्रेन है क्योंकि नाइदर यूज हुआ है, दोनों में से कोई भी कराची नहीं जा रही। नाइदर बॉय इज गुड इन हेल्थ, दो लड़कों में से कोई भी हेल्थ में अच्छा नहीं है। ट्रांसलेशन में आपने दो लड़के नहीं कहना, ट्रांसलेशन में आप यही कहेंगे कि कोई भी लड़का जो है उसकी सेहत अच्छी नहीं है। अब कोई भी में से, ये अंडरस्टूड बात है, जब नाइदर आ गया तो बंदे दो ही हैं। ठीक है, नाइदर स्टूडेंट इज ब्रिलियंट इन इंग्लिश, कोई भी स्टूडेंट जो है इंग्लिश में ब्रिलियंट नहीं है, बेहतरीन नहीं है, आला नहीं है। जी, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाइदर और आइदर के हवाले से वो ये है कि नाइदर एंड आइदर कैन आल्सो बी यूज्ड एज प्रोनाउंस। आपको पता है आइदर और नाइदर जो है एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन एक खास मॉडिफिकेशन से ये प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होते हैं। वो कैसे? इन सच अ केस दे आर यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन इन अ स्ट्रक्चर विद द यूज ऑफ जी, तो आइदर और नाइदर बेसिकली एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये प्रोनाउन के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। वो प्रोनाउन के तौर पर कैसे यूज होंगे? ये ऐसी स्ट्रक्चर में यूज होंगे, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज होंगे जहाँ पे नाउन प्लूरल है और ये ऑफ का इस्तेमाल होगा इनके साथ। यानी ये एडजेक्टिव जो हैं, जब इनके साथ ऑफ का वर्ड यूज हो जाए और नाउन प्लूरल फॉर्म में हो, तो फिर
ये आप कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन का डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव जो है आपको पता है किसी नाउन को प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। प्रोनाउन क्या कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहा है, ये किसी नाउन की जगह ले रहा है, उसको रिफर कर रहा है। तो आइदर नाइदर जो है ये है एडजेक्टिव, लेकिन जब ये इस स्ट्रक्चर में होंगे कि आइदर या नाइदर के साथ ऑफ आ जाए और आगे जाके जो है वो आपका नाउन प्लूरल आ जाए, तो इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में आइदर और नाइदर जो है ये नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई नहीं कर रहे, बल्कि ये उसकी जगह ले रहे हैं, उसको रिफर कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइदर गर्ल इज लुकिंग प्रिटी, अब यहाँ पे आइदर गर्ल को एग्जैक्टली मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। इसकी दूसरी फॉर्म देखें जहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज लुकिंग प्रिटी, यानी लड़कियों में से हर एक जो है वो खूबसूरत नजर आ रही है। अब दोनों सेंटेंसेस का मफहूम एक ही है, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे आइदर एडजेक्टिव के तौर पर और यहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पर। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर इसलिए कि ये नाउन को डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली गर्ल्स नाउन है और आइदर ऑफ जो है, आइदर जो है ये बेसिकली गर्ल्स को रिफर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। नीचे वाले सेंटेंस में भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि नाइदर बॉय इज गुड इन हेल्थ, यहाँ पे नाइदर जो है वो एडजेक्टिव है, ये बॉय को मॉडिफाई रहा है कि कोई भी लड़का जो है उसकी सेहत अच्छी नहीं है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज गुड इन हेल्थ, लड़कों में से किसी की भी हेल्थ अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे नाइदर जो है ये बॉयज को रिफर कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे ये प्रोनाउन है, यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है बॉय को, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो बस किस्सा मुख्तसर ये है कि नाइदर और आइदर जो है ये दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ और सिंगुलर वर्ब की फॉर्म के साथ यूज होते हैं जब ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहे होते हैं, आइदर पॉजिटिव सेंस में, नाइदर नेगेटिव में। आइदर का मतलब है दोनों में से हर एक, और नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और ये दोनों प्रोनाउन के तौर पर भी यूज हो सकते हैं जब सेंटेंस के अंदर प्लूरल फॉर्म है जी नाउन की और इनके साथ आपने ऑफ लगा दिया, तो फिर ये आपके प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं हो रहे। इसके अंदर हम एडजेक्टिव लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल के यूज को समझने की कोशिश करेंगे। इनका यूज जो है बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें एक छोटा सा रूल है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो इसके यूज में आप दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस फ़र्क की समझ में नहीं आती कि लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल में फ़र्क क्या है। नो डाउट ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं और तीनों वर्ड्स जो हैं ये बहुत थोड़ी मिकदार के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, लेकिन इनके यूज़ में फ़र्क है और उसके लिए हमें इसके रूल को समझना होगा कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर यूज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वांटिटी। ये आपको पता है क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है, एक नंबर होता है। नंबर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे गिना जा सके, 2, 4, 6, 8, 10। क्वांटिटी होता है जो मिकदार है, जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ उसका हुक्म बताया जा सकता है, ज़्यादा है कम है। तो ये जो लिटिल है ये क्वांटिटी को बताएगा, नंबर को नहीं बताएगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10 नहीं, क्वांटिटी कि कोई चीज़ थोड़ी है, ज़्यादा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑल दी थ्री वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनेटली जब बात क्वांटिटी की होगी तो अनकाउंटेबल नाउन ही होगा ना। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो फिर नंबर हो जाएगा, मैनी के सेंस में यूज होगा। तो यहाँ पे मच के सेंस में है ना कि ये मच का उल्टा लिटिल। तो आप कह सकते हैं कि ये जनाब अनकाउंटेबल नाउन है और क्वांटिटी के लिए यूज हो रहा है, दे आर यूज विद सिंगुलर नाउन। हाँ जी, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि नाउन सिंगुलर होगा। तो पहले ये बेसिक 3 रोल है कि ये क्वांटिटी हैं जी तीनों ही, ठीक है, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे और नाउन जो है वो सिंगुलर भी होगा। तो ये 3 बेसिक रूल है जो तीनों के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब इनमें डिफरेंट क्या है उसको देख लेते हैं। लिटिल, लिटिल मीन्स नॉट मच। हाँ जी, लिटिल का मतलब है बस ज़्यादा नहीं है। इट रिफर्स टू मिनिस्क्यूल वैल्यू। हाँ जी, यानी ये बहुत कम मिकदार के लिए, ठीक है ना। जो सिंगल यानी जो लिटिल है जिसके साथ कुछ लगा नहीं हुआ, अकेला लिटिल, ये बहुत कम मिकदार के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं हार्डली एनी, ना होने के बराबर, यानी इतनी कम मिकदार है कि वो मिनिस्क्यूल वैल्यू है, यानी कि ना होने के बराबर है। सो लिटिल इज यूज इन अ नेगेटिव सेंस, लिहाजा ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में हो, ना होने के बराबर हो, तो उसके लिए आप यूज करते हैं लिटिल। देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हर पासिंग द एग्ज़ाम, उसका इम्तहान पास करने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है। अब ये नेगेटिव सेंस है, उम्मीद बहुत कम है, यानी ना होने के बराबर है, यानी ये लग रहा है कि वो फेल हो जाएगी, पास नहीं होगी, यानी दिस मीन्स दैट शी इज़ नॉट लाइकली टू पास द एग्जाम, ठीक है। नेगेटिव सेंस में लिटिल जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, यानी जब आपको कह लें कि चांस नज़र नहीं आ रहे तो फिर आप कहते हैं लिटिल है, या कोई मुआवजा ही हो जाए तो ये काम हो जाए, वरना
चांस नहीं है इस चीज़ का जी। शी शोड लिटिल कंसर्न फॉर एग्ज़ाम, यानी उसके ने एग्ज़ाम के लिए बहुत थोड़ा जो है वो तवज्जो दी इसके ऊपर। अब यहाँ लिटिल है उसका मतलब है ना होने के बराबर, ठीक है ना, वो दूसरे काम करता रहा, इम्तहान के ऊपर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। द जज शोड लिटिल मर्सी टू द कल्प्रिट। हाँ जी, अब इसमें ये देखें ना, अगर हम इस लिटिल को कुछ के मीनिंग में लेते हैं तो इसका मतलब है कि जज ने जो है ना वो मर्सी दिखाई कल्प्रिट्स के लिए, ठीक है, कुछ मर्सी, लेकिन ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा ना होने के बराबर, यानी उसको बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाई जज ने कल्प्रिट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये था लिटिल, अब आ गया अ लिटिल। अच्छा, अ लिटिल मीन्स सम तो नॉट मच। हाँ जी, लिटिल भी जो है ये भी नॉट मच के मीनिंग में है, लेकिन लिटिल से कुछ ज्यादा, वो ना होने के बराबर था, इसमें ये है कुछ ना कुछ। सम दो नॉट मच का मतलब है कुछ ना कुछ, वो ना होने के बराबर, यानी आप इसको इस तरह से ध्यान में रखें, लिटिल का मतलब है ना होने के बराबर, आ लिटिल का मतलब है कुछ ना कुछ, ठीक है। अ लिटिल गिव्स सम पॉजिटिव सेंस एज कंपेयर टू लिटिल। हाँ जी, जो आपका अकेला लिटिल है उसकी निस्बत ये कुछ पॉजिटिव सेंस देता है। कैसे? देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हर पासिंग द एग्जाम, उसके इम्तहान पास करने की कुछ उम्मीद है। अब यहाँ पे देयर इज अकेला लिटिल हो तो इसका मतलब है पास होने की बेसिकली यानी ना होने के बराबर उम्मीद है, ठीक है। लेकिन जब आ लिटिल आ गया उसका मतलब है आप उम्मीद कर सकते हैं, चांस है कि वो पास हो जाएगी, थोड़ी पॉजिटिव है इसमें टोन। दिस मीन दैट शी मे पॉसिबली पास द एग्जाम, हो सकता है कि चांस है इस बात के वो इम्तहान को पास कर ले, लेकिन कम चांस है, बहुत ब्राइट चांसेस नहीं है। अ लिटिल एफर्ट इन स्टडीज वुड हैव सेव्ड हर फ्रॉम दिस सिचुएशन, अगर उसने थोड़ी बहुत स्टडी के ऊपर थोड़ी सी कोशिश की होती तो अब उसे ये सिचुएशन ना देखना पड़ती, यानी कि शक शुबे में बात ना होती, कंफर्म होता है कि पास हो जाएगी। ये दूसरा सेंटेंस जो ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही लिख दिया गया। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जी, जो लिटिल नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज है, ये बड़ा खतरनाक होता है बाज़ औक़ात, ठीक है। तो नॉलेज या तो पूरा हो या हो ही ना। तो अच्छा जी, इसमें अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि नॉलेज जो है वो कम मिकदार में है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ये ख़तरनाक होता है बस औक़ात। ये आपको नॉलेज हो किसी चीज़ का तो वो प्रॉपर हो, इस चीज़ का मतलब बन रहा है कि नॉलेज कुछ ना कुछ है लेकिन बहुत थोड़ा है। नेक्स्ट है जी द लिटिल। द लिटिल आल्सो मीन्स नॉट मच बट रिफर्स टू ऑल द क्वांटिटी दैट इज प्रेजेंट। जी, ये लिटिल जो है ये अगर क्वांटिटी की हम वेटेज की बात करें तो इसी लिटिल की तरह है, यानी कि ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ी मिकदार में। लेकिन इस लिटिल में और डी लिटिल में फ़र्क ये है कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत है वो सारे का सारा शामिल होगा, सबकी बात होगी। जैसा कि the little also means not much but it refers to all the quantity that is present. The little effort she did was not enough to pass the exam. उसने जो थोड़ी बहुत मेहनत की वो एग्जाम को पास करने के लिए काफ़ी नहीं थी, यानी बहुत थोड़ी की, ना होने के बराबर की, और वो सारी की सारी मेहनत मिलकर एग्जाम को पास होने के बराबर नहीं थी। द लिटिल मनी आई हैड वाज लॉस्ट, मेरे पास ना होने के बराबर रकम थी, यानी बहुत थोड़ी रकम थी, लेकिन जितनी भी थी वो सारी की सारी गंवा दी। द लिटिल नॉलेज ऑफ पेंटिंग दैट शी पोजेस्ड स्टूड हर इन गुड स्टील। जी, तो अब यहाँ पे ये है कि अगरचे उसके पास जो है वो नॉलेज बहुत कम था पेंटिंग का, यानी ना होने के बराबर था, लेकिन जितना भी नॉलेज था उसने उसकी बड़ी मदद की बुरे वक्त में, ठीक है। तो अब लिटन, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि थोड़ा सा नॉलेज जो है उसने हेल्प की बाकी ने नहीं की। देखिए, द लिटिल का मतलब है सारे के सारे नॉलेज ने उसकी हेल्प की, यानी आप इस सेंटेंस की जो है सेंस में जाएं तो इसका मीनिंग ये बनेगा, द सेंटेंस मीन्स although the knowledge of painting that she possessed was not much but all that knowledge stood her in good stead, यानी कि अगरचे जो उसके पास नॉलेज था पेंटिंग का वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ना होने के बराबर था, लेकिन वो जितना भी था उसने उसकी बड़ी हेल्प की बुरे वक्त में। तो इन शॉर्ट अगर मैं सम अप करूँ अपने इस लेक्चर्स को, लिटल, अ लिटल, द लिटल दोनों ही नॉट मच के मीनिंग में आते हैं, यानी आप ये कह लें कि ये मच का एंटोनिम है, यानी बहुत थोड़ा। अब उसमें लिटल जो है इसका मतलब है ना होने के बराबर, यानी इतना कम के ना होने के बराबर। आ लिटल जो है इसकी पॉजिटिव सेंस है, यानी कि कुछ ना कुछ है। जो लिटल है ये नेगेटिव सेंस में। डी लिटल जो है ये भी नेगेटिव सेंस में है, यानी ना होने के बराबर है, लेकिन इसका मतलब है जितना है वो सारे का सारा। तो इसके अंदर हम एडजेक्टिव फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का जो करेक्ट यूज़ है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कि इनके मीनिंग चूँकि मिलते जुलते हैं और स्टूडेंट्स इनको यूज़ करने में अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर लेते हैं। नो डाउट ये जो दोनों हैं ये जो है आपके नंबर को शो करने के लिए हैं, तादाद को शो करने लगे हैं कि नॉट मैनी, यानी ये तीनों के तीनों जो एडजेक्टिव्स हैं ये थोड़ी तादाद को शो करने के लिए यूज़ होते हैं, थोड़ी तादाद को, लेकिन इनके यूज़ में डिफरेंस है। तीन है और उन तीनों का यूज़ जो है वो डिफरेंस है।
तो इनमें चंद बेसिक रूल्स हैं जो इन सब के लिए अप्लाई होते हैं, पहले हम उनको देखेंगे। और उसमें से पहला रूल ये है, ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर। जी, ये नंबर के लिए यूज होते हैं। एक होती है क्वांटिटी यानी मिकदार, जिस चीज को गिना ना जा सके, जैसे जनाब हमारे पास ये एक जग दूध का है। अब दूध को आप नहीं गिन सकते 1 2 4 6, दूध की मिकदार होगी कम या ज्यादा, लेकिन जिस चीज को आप गिन सकते हैं, हो मैनी नंबर, उसके लिए इस्तेमाल होता है फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू। ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स ओनली। ये पहले बता चुका हूँ कि जिस चीज को गिना जा सके वही नंबर्स में आती है और उसके लिए यूज होंगे। तीसरा रूल है, दीज आर यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। जी, और ये प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होंगे, ये भी याद रखना है कि प्लूरल नाउन्स होंगे इसमें। द कंसेप्ट ऑफ देयर यूजेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड लिटिल, एक्सेप्ट फॉर देयर यूजेज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, इससे पहले हमने लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल जो है, ये एडजेक्टिव्स का जो यूज का डिफरेंस है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा इस वीडियो से पहले। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो इन एडजेक्टिव का यूज भी बिल्कुल उन्हीं एडजेक्टिव्स की तरह है। फर्क सिर्फ ये है कि ये एडजेक्टिव जो है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, और जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो दूध की एग्जांपल दिया है, तो उसके लिए लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल यूज होगा। अगर नंबर्स में कोई चीज़ है तो उसके लिए फ्यू, अ फ्यू, दे फ्यू यूज होगा। तो अब हम इनके डिफरेंस को जरा देख लें। फ्यू, फ्यू जी, फ्यू मीन्स नॉट मैनी। फ्यू का मतलब है कि ज्यादा नहीं है। नॉट मैनी आ गया तो मैनी का मतलब ही नंबर्स में, यानी तादाद में ज्यादा नहीं है। इट रिफर्स टू अ मिनिस्क्यूल वैल्यू। ये बहुत कम तादाद को ज़ाहिर करते हैं, बहुत कम, बहुत इतनी कम के ना होने के बराबर, हार्डली एनी। सो फ्यू इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, क्योंकि ये बहुत कम तादाद को ना होने के बराबर जो तादाद होती है उसको ज़ाहिर करते हैं, इसलिए नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्यू पर्सन्स कैन गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, चंद अफराद जो हैं वो वॉक के लिए जाते हैं रोजाना। अब ये नेगेटिव सेंस में है। अब इसका जो मफहूम बनना वो ये है, इट मीन मोस्ट ऑफ द पर्सन्स फेल इन गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, अब ये नेगेटिव सेंस में है। फ्यू अकेला है, नो डाउट ये बात यही कह रहा है कि चांद, लेकिन चांद इतना कि बहुत कम, यानी अगर किसी जगह पे 1000 बंदे रहते हैं तो 1000 में से कोई 20 25 30, ठीक है, ना होने के बराबर। तो फ्यू यानी ज्यादातर लोग नहीं जा पाते। फ्यू सिटीज इन पाकिस्तान हैव एयरपोर्ट्स। पाकिस्तान में चंद शहरों में एयरपोर्ट्स हैं। अब चंद से मराद चूंकि फ्यू अकेला है तो बहुत चंद यानी बहुत कम, बहुत थोड़े, ना होने के बराबर। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द सिटीज इन पाकिस्तान डू नॉट हैव एयरपोर्ट। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर शहरों में पाकिस्तान में एयरपोर्ट नहीं है। फर्क अगर पाकिस्तान के अंदर फर्ज करें 100 शहर है तो 100 में से कुछ 5 7 8 10 शहरों के अंदर एयरपोर्ट है, यानी बहुत कम सिटीज के अंदर एयरपोर्ट मौजूद है। ये इसकी सेंस ये बन रही है। फ्यू स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश करेक्टली। कुछ स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश जो है सही लिखते हैं। इसका मतलब है ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते। 100 स्टूडेंट्स हैं तो 2-4 स्टूडेंट्स ही ठीक लिख पढ़ते हैं। तो फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंस में है, बहुत थोड़ी, बहुत ज्यादा थोड़ी तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास अ फ्यू। अ फ्यू बताने से पहले मेरे जहन में एक चीज़ आ गई है कि हम बात कर रहे थे कि ये जो इन एडजेक्टिव्स का यूज जो है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की तरह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का फ़र्क है कि ये लिटिल, अ लिटिल ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं। फी, अ फ्यू, दी फ्यू ये यूज़ होते हैं काउंटेबल के लिए। इनमें एक और फ़र्क भी है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फ्यू जो है ये हमेशा फ्यू और डी फ्यू प्लूरल नाउन के लिए यूज होते हैं। तो ये दो चीज़ों में फ़र्क है, बाकी इनका यूज जो है वो सेम है। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मजीद। नेक्स्ट है जी अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स सम। अ फ्यू गिव सम पॉजिटिव सेंस एज कंपेयर टू फ्यू एंड इट इज अपोज टू नन। जी, अ फ्यू में भी, अ फ्यू के अंदर भी थोड़े ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद एक ही हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ, उसमें ये था फ्यू में चंद एक और अ फ्यू में कुछ ना कुछ, यानी इसकी थोड़ी सी सेंस पॉजिटिव है, उसकी नेगेटिव थी ना होने के बराबर। आ फ्यू है यानी कुछ ना कुछ है, मौजूद है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। फ्यू स्टूडेंट्स राइट। अब इसमें इनका कंपैरिजन करेंगे यूज का तो क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सिर्फ फ्यू है तो जरा मीनिंग देखें। फ्यू स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश करेक्टली, इसका मतलब ये मान रहा है इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट राइट इंग्लिश करेक्टली। इसका मतलब है ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो करेक्ट इंग्लिश नहीं लिखते। अच्छा, इसके बरक्स अगर फ्यू की जगह अ फ्यू स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश करेक्टली, इसका मतलब ये मान रहा है इट मीन्स सम स्टूडेंट्स कैन राइट इंग्लिश करेक्टली। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव सेंस में। ये है फ्यू स्टूडेंट्स में, ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस में कि ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते। और ये आ फ्यू आ गया है तो इसमें ये थोड़ी पॉजिटिव सेंस है कि ठीक है चंद स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लिख भी सकते हैं, तो इसमें थोड़ी पॉजिटिव सेंस है। अ फ्यू डेज स्पेंट इन हार्ड वर्क विल ब्रिंग सक्सेस।
जी, मेहनत में गुजारे हुए कुछ दिन जो हैं ये आपके लिए कामयाबी लेके आएंगे। तो इन शॉर्ट, अकेला फ्यू है तो चंद एक, आप फ्यू है तो आप कह लें कुछ ना कुछ या कुछ, ठीक है, थोड़े बहुत। अच्छा, दी फ्यू और ये जो फ्यू है ये अपनी इंटेंसिटी के लिहाज से सेम है, इसमें भी ना होने के बराबर है फ्यू, और दी फ्यू जो है ये भी ना होने के बराबर है, ये भी नेगेटिव सेंस में। फ़र्क सिर्फ ये है कि फ्यू जो है उसमें सिर्फ चंद एक, द फ्यू में चंद एक, लेकिन जितने के जितने वो सारे सारे, जैसे हमने बात की थी द लिटिल वाले वीडियो के अंदर। अच्छा, द फ्यू आल्सो मीन्स नॉट मैनी बट इट रिफर्स टू ऑल द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर प्रेजेंट। इसका मतलब है द फ्यू का मतलब भी यही है कि नॉट मैनी, यानी ज्यादा नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन जितने हैं सारे के सारे। द फ्यू कॉइन्स दैट शी कलेक्टेड वर एनफ टू परचेज द टॉय। थोड़े बहुत जो सिक्के उसने जमा किए वो काफ़ी थे खिलौने को खरीदने के लिए। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है? दिस सेंटेंस मीन्स दैट ऑल्दो शी डिडंट कलेक्ट मैनी कॉइन्स बट ऑल द कॉइन्स शी हैड वर एनफ टू बाय द टॉय। इसका मतलब है कि जो उसने थोड़े बहुत कॉइन खरीदे थे, अगरचे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, ना होने के बराबर थे, बहुत थोड़े थे, लेकिन वो जितने भी थे वो सारे के सारे, अगर आप उनकी बात करें तो वो उन्होंने मिलकर खिलौने को खरीदने में खिलौने को खरीदना पॉसिबल कर दिया। खिलौने को खरीदने के लिए वो काफ़ी थे। नेक्स्ट देखें, द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव आर ऑल वेरी ब्रिलियंट। अब इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत चंद एक ही हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी हैं सारे हैं आला, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल्दो आई हैव नॉट मेनी स्टूडेंट्स बट ऑल द स्टूडेंट्स आई हैव वेरी ब्रिलियंट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही बहुत आला हैं, अगरचे वो तादाद में बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है। The few days she spent in hard work brought a good result for her. जी, इसका क्या मतलब बन रहा है? It means that although she didn't spend many days in hard work, but all the days which she spent in hard work were enough for her सक्सेस। यानी अगरचे उसने मेहनत में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, ज़्यादा दिन नहीं गुजारे, लेकिन बहरहाल जितने भी उसने दिन मेहनत करते हुए गुजारे हैं वो उसकी कामयाबी का बायस बन गए हैं, उसके लिए कामयाबी लिए हैं। तो व्यूअर्स, इन शॉर्ट अगर मैं अपने इस लेक्चर को सम अप करूं तो उसका मतलब ये है कि फ्यू है, अ फ्यू है और डी फ्यू है, ये दोनों ही कम तादाद को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इनका फ़र्क ये है, फ्यू में ये है कि ये ना होने के बराबर तादाद को ज़ाहिर करते हैं और नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। अ फ्यू जो है इसमें चंद यानी थोड़े बहुत कुछ, ये इसमें पॉजिटिव सेंस है। डी फ्यू जो है ये भी फ्यू की तरह बहुत थोड़ी तादाद, चंद एक यानी ना होने के बराबर, लेकिन जितने हैं उन सब को यानी इकट्ठे को ज़ाहिर करता है। है जिसके अंदर हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हल करेंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो का जो है डुअल बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। पहली बात तो ये, जो पीछे पढ़ा है उन्होंने यहाँ पे आके इस वीडियो में जब इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वो उनकी असेसमेंट हो जाएगी, एक सेल्फ एवेल्यूएशन हो जाएगी, उनको एक आइडिया मिल जाएगा जो टॉपिक उन्होंने पीछे पढ़ा उसकी उसको उनको कितनी समझ आ गई। दूसरा ये है कि ये एक प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसीलिए हमारे चैनल पे पढ़ाने का तरीकाकार भी यही है कि जब हम किसी टॉपिक की थ्योरी को यानी उसके कॉन्सेप्ट को उसके टेक्स्ट को पढ़ाते हैं तो उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएं उससे, ताकि स्टूडेंट्स की सेल्फ एवेल्यूएशन भी हो जाए और उनको प्रैक्टिस का मौका भी मिल जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो उसमें अब ऐसे है कि मेरी कोशिश तो होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल किया जाए, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने थ्योरी का पढ़ाना होता है, टॉपिक्स को समझाना भी होता है, तो बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस का मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसका मेरे पास हल है, वो ये है कि चंद बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। हर वीडियो के आखिर में एक बुक्स की लिस्ट दी गई है, इन तमाम बुक्स के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। तो आप अगर मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं यहाँ पे दी गई एक्सरसाइजेज के अलावा, तो आप इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। इन बुक्स को कंसल्ट करने के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने हमेशा याद रखना है, सिर्फ ये इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा, कोई और भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही बार में बहुत सारी बुक्स जो हैं उनका अंबार नहीं लगा लेना। एक वक्त में आप एक दो बुक्स को ही कंसल्ट करेंगे। जब आप उनको कवर कर लें और आप ज़रूर समझें कि अभी मज़ीद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप नई बुक्स को परचेज़ कर लें। तो डिफरेंट ग्रेड्स की बुक्स हैं, ये जो मैंने मेंशन की हैं उसमें 8th ग्रेड की बुक्स हैं, मैट्रिक की, ग्रेजुएशन लेवल, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं। तो हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे को अपना
एक रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल चाहिए होता है लैंग्वेज में। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि आप बुक स्टॉल पर जाएँ, इजीली अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ये बुक्स। तो वहाँ पे जाके इन बुक्स को एक नज़र देख लें और फिर अपनी सूटेबिलिटी को देखते हुए जो बुक आपको सूट करती है वो लें और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है ये भी काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आप ये भी कर लेंगे तो शॉर्ट टाइम है आपके पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप यही प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये भी एनफ है। हमने अ लिटल, दी लिटल और लिटल के टॉपिक पे इससे पहले एक वीडियो बनाई है, और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनके यूज़ के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई। यानी इनसे इस वीडियो से पहले दो वीडियोज़ जो हैं उसमें एक ये है लास्ट वीडियो और उससे पहले एक ये वीडियो है। तो अब ये उन्हीं वीडियो का आप कह लें सीक्वल है आपके लिए। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको पता चलेगा कि इन दो वीडियोज़ में आपने क्या सीखा है। और अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता, लिटल, अ लिटल, दी लिटल का, फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू का, कि ये कहाँ पे और कैसे यूज़ होने हैं एडजेक्टिव, तो आपको इस एक्सरसाइज को करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा पहले आप इन वीडियोस को करें, इनके कॉन्सेप्ट को समझें, फिर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। इन वीडियो के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अच्छा जी, अब आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करना है, 20 इसके अंदर ब्लैंक्स वाले सेंटेंसेज हैं, आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। दो कैटेगरीज हैं क्वेश्चन की। पहले 5 जो क्वेश्चन हैं उसमें अ लिटल और दी लिटल में से एक आपने जो है लेके उसको आपने ब्लैंक को फिल करना है। और जो नेक्स्ट जो है नंबर 6 से 20 तक की जो सेंटेंसेस हैं उनमें आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। उसमें आप फ्यू लगाएंगे या दी फ्यू लगाएंगे। तो इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं। आंसर्स को आपने पहले नहीं देखना, आपने वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने का मैंने मौका दिया हुआ है, स्टार्ट में ही पहले बॉडी दिखाया जाता है, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आंसर्स को छुपा लें किसी चीज़ से। आपने इन सेंटेंस को रीड करते हुए अपनी नोटबुक के ऊपर इनके आंसर लिख लें। फिर आपने दिए गए आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ मैच कर लें। अगर तो आपकी एक आध गलती हो रही है तो इसका मतलब है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है, आप आगे मूव कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। लेकिन अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब है आपको अभी मज़ीद इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर आप दोबारा से इन टॉपिक्स को स्टडी करें, पढ़ें और फिर दोबारा से प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करें और फिर जो आपने इम्प्रूव किया है उसको कंपेयर करें पहले वाले रिजल्ट से, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना इम्प्रूव किया है दोबारा स्टडी करने से। तो तरीकाकार यही होता है कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैंने आपको पहले बताया कि प्रैक्टिस तो है लेकिन ये आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन भी है। आपको पता चल जाता है कि कितना टॉपिक आपको समझ में आ गया। गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो उसका मतलब है मज़ीद टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। पीछे जाएँ, दोबारा उसको स्टडी करें, दोबारा उसकी प्रैक्टिस करें, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करें। कॉमन एरर जो देखने में आया है लिखते हुए एडजेक्टिव के यूज़ में वो ये है कि बसा का जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ ही दीज एंड दोज को यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली। आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ दिस एंड दैट यूज़ होता है और जो आपका प्लूरल नाउन है उसके साथ दीज एंड दोज यूज़ होता है। और ये सबके लिए नहीं होता, ये स्पेसिफिकली काइंड और सॉर्ट को यूज़ करते हुए अक्सर ये होता है। स्टूडेंट्स इनको नहीं देख रहे होते, इनके आगे अगर कोई चीज़ जो है नाउन उसके लिहाज से जो है वो प्रोनाउंस को यूज़ कर रहे होते हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ दीज एंड दोज विद सिंगुलर नाउन लाइक काइंड और सॉर्ट। जी ये आपका एरर है। अब देखें दीज काइंड ऑफ आइडियाज़, और यहाँ पे बेसिकली दीज जो है ये काइंड के साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि दीज जो है ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो मैंने गलती से कह दिया दीज एंड दोज। दीज एंड दोज आप जब प्रोनाउन के एडजेक्टिव के तौर पर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो सिंगुलर और प्लूरल नाउन का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है काइंड, तो इसके साथ जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो दीज अगर लगाया हुआ तो ये गलत है। तो सही इस तरह से होगा, बट इट इज़ बेटर टू यूज दीज फॉर्म्स एज अंडर दिस काइंड ऑफ आइडियाज़, ठीक है। अच्छा ये भी आपको बता दूं, इसको ये भी चल जाता है, ठीक है ना। और बाज़ का बड़ी अच्छी इंग्लिश जो है उसका भी ये हिस्सा होता है, लेकिन बेटर ये है कि आप दिस काइंड ऑफ आइडियाज़ लिखें। और आप इस बात को मानेंगे कि आपने ये बहुत कम देखा होगा, ज़्यादातर यही है, ठीक है। लेकिन एक बहुत अच्छी इंग्लिश जो है लिखने पढ़ने वाले लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए अगर आपने इस तरह से लिखा हुआ दिस काइंड ऑफ आइडियाज़ तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये आप इसे कह लें
गलतुल आम है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा ये गलत यूज़ हो गया है कि फ़ील नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे चूँकि नाउन जो है वो आपका सिंगुलर है, तो आपने जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो भी सिंगुलर ही यूज़ करना है। अच्छा, इसके बजाय एक और इसका अल्टरनेटिव है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लें तो और बेस्ट एक्सप्रेशन कुड बी एज अंडर आइडियाज ऑफ दिस काइंड। तो अब जो एरर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव का वो ये है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स हैं वो जब कंपैरिजन करते हैं तो वो एक चीज़ को दूसरी काइंड की चीज़ से कंपेयर कर देते हैं, जबकि रूल ये है कि कंपैरिजन शुड ऑलवेज बिटवीन होमोजीनियस थिंग्स, यानी कंपैरिजन आपने हमेशा एक जैसी चीज़ों के बीच में करना है, ठीक है। जैसा कि अभी ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर देन एनी सिटी इन पंजाब। अब ये एरर है और ये कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, द टेम्परेचर ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर देन एनी सिटी। एनी सिटी से मुराद जैसे मुल्तान सिटी है तो कोई भी सिटी, तो यहाँ पे आप मुल्तान के टेम्परेचर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? सिटी के साथ। हालांकि हम यहाँ पे जो मैसेज है वो जो चाह रहे हैं वो हमारा ये है कि जो मुल्तान का टेम्परेचर है वो किसी भी दूसरे शहर के टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट है। लेकिन इस मैसेज हमारे ज़हन में यही है, लेकिन आपका ये जो सेंटेंस है ये मैसेज नहीं दे रहा। यहाँ पे ये सेंटेंस आपका कंपेयर कर रहा है मुल्तान के टेम्परेचर को डायरेक्टली किसी सिटी के साथ। हालांकि हमने कंपेयर क्या करना है? मुल्तान के टेम्परेचर को दूसरे सिटीज़ के टेम्परेचर के साथ। दो टेम्परेचर्स को आपने कंपेयर करना है। यहाँ पे आप टेम्परेचर को सिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी इसको करेक्ट करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा। द टेम्परेचर ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर देन दैट ऑफ एनी सिटी इन पंजाब, ठीक है। मुल्तान का टेम्परेचर किसी भी दूसरे सिटी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, यानी कि पंजाब के अंदर मुल्तान का टेम्परेचर किसी भी दूसरे सिटी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट ऑफ, यहाँ पे ये दैट ऑफ नहीं यूज़ हुआ, तो इस दैट ऑफ की वजह से आपका ये पूरा सेंटेंस जो है ये गलत हो जाता है और ये ब्लंडर है। खासकर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं तो ये बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि ये आपका बेसिक इंग्लिश का एरर बनता है कि अगर आपको इतनी भी सूझबूझ नहीं है तो फिर आप आगे क्या करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप ये देखें ना, दैट ऑफ, ये यहाँ पे दैट क्या है? नाउन है जो कि टेम्परेचर को रिफर कर रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है और ये भी टेम्परेचर बन जाता है, क्योंकि ये प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पे आ रहा है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर दो दफ़ा हम यूज़ करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन टेम्परेचर ऑफ एनी सिटी इन पंजाब, तो ये भी ठीक है, लेकिन वो रेपिटेशन जब आ जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो ये एक एरर ऑफ एक्सप्रेशन बन जाता है कि आप बार बार क्यों यूज़ कर रहे हैं जब आपके पास प्रोनाउन जो है। तो ये दैट जो है टेम्परेचर की जगह पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है सिर्फ इस एक प्रोनाउन की वजह से आपने जो है ये सारा सेंटेंस आपका गलत हो गया, ठीक है। ऑफ तो वैसे भी आएगा, एक्चुअल में मुझे बताने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, यानी कि दैट से मुराद ये है कि आपने टेम्परेचर ही लिखा है। यहाँ पे दो सिमिलर चीज़ों को, होमोजेनियस चीज़ों को आप कंपेयर करा रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन टेम्परेचर ऑफ एनी सिटी इन पंजाब, तो टेम्परेचर की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ कर लिया। बस आपने ये ज़हन में रखना है इस रूल को, कंपैरिजन शुड ऑलवेज बिटवीन होमोजेनियस थिंग्स। अब इसमें जो बात मैंने आपको ज़ुबानी बताई है यहाँ पे लिख भी दिया, ताकि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके जहन में रहे, कंपैरिजन इज बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ एंड नॉट बिटवीन द सिटीज़, ठीक है। गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर ही करते हैं एडजेक्टिव्स के यूज़ के दौरान वो ये है कि डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स का वो यूज़ कर बैठते हैं। अब डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स क्या हैं, आप एग्जांपल्स देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ हो जाएगी। तो रूल ये है, अवॉइड यूज़ ऑफ डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स। ये बात याद रखनी है कि आपने कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स को यूज़ नहीं करना। अभी एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर होगा। ही शोड मी मोर बेटर पिक्चर, उसने मुझे मज़ीद बेहतर जो है वो पिक्चर दिखाई या तस्वीर दिखाई। अब यहाँ पे देखें ना, बेटर जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म है गुड की, तो ऑलरेडी जो है ये उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, ऑलरेडी ये उसकी वो शो करवा रही है उसको कि ये
गुड से बेटर है, यानी बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मोर भी यूज़ कर लिया आपने, तो मोर और बेटर, ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ पे ऐसे होना था, या तो आप कह रहे थे ही शोड मी मोर गुड पिक्चर, ठीक है, तो ये डबल आपने कंपैरेटिव जो है यूज़ कर लिया, ही शोड मी बेटर पिक्चर, ये आप यूज़ करेंगे तो इट्स एनफ, और यही सही है। ये आपका सेंटेंस गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह के छोटी छोटी जो है ना वो एरर्स होते हैं, जो एरर ऑफ करेक्शन ऑफ एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसमें गलती कोई नहीं है, तो ये गलती है, मोर नहीं यहाँ पे यूज़ होना, ये डबल कंपैरेटिव है। इसी तरह ही इज़ द मोस्ट टालेस्ट बॉय, अब बिल्कुल ऊपर की तरह यहाँ पे कंपैरेटिव की गलती थी, यहाँ पे डबल सुपरलेटिव यूज़ कर लिया। भाई देखें, जब आपने यहाँ पे टालेस्ट यूज़ कर लिया, टाल टालर टालेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी आपने यूज़ की है, तो फिर आप यहाँ पे मोस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ये डबल सुपरलेटिव्स है। मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव क्या होते हैं। तो ये गलत है, करेक्ट ये होगा ही इज द टालेस्ट बॉय, मोस्ट आप यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है, However, double comparatives and superlatives have been used in the old English and poetry. अगर आप पुरानी इंग्लिश उठा के देखें, ठीक है, क्लासिकल इंग्लिश और पोइट्री देखें, तो उसमें यूज हो जाते हैं डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स। जैसा कि एक सेंटेंस है ये, इट वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, ठीक है, तो ये अब यहाँ पे डबल जो है सुपरलेटिव यूज हुआ है ओल्ड इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो आपने इसको समझ लेना है कि ठीक है, ये ठीक ही है। डेफिनेटली अब आपने तो ओल्ड इंग्लिश में नहीं लिखना ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि लिखें और आप कहें कि जी ये ठीक है, मैंने ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए आपने डबल सुपरलेटिव्स और डबल कंपैरेटिव्स को यूज़ नहीं करना। इसी तरह सिमिलरली देयर इज नो सच वर्ड एज लेसर इन इंग्लिश, बट मैनी बेस्ट ऑथर्स हैव यूज्ड इट एज द लेसर ऑफ द टू इवल्स। जी, तो लेसर कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश के अंदर, है ही नहीं, तो लेकिन कुछ ऑथर्स हैं उन्होंने लेसर को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब आप ये यूज़ कर लें कि जी लेसर हमने यूज़ किया क्योंकि और बहुत से अच्छे ऑथर्स भी यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। आपने लेसर को यूज़ नहीं करना। अगर किसी ने किया हुआ है अच्छे ऑथर ने तो उसको करने दें, उसको आप ठीक समझ लें, आपने वैसे अपने लिए इसको गलत ही समझना है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? देखें, ये नेटिव्स हैं, किसी लैंग्वेज के जो नेटिव होते हैं, नेटिव स्पीकर होते हैं, और वो बहुत आप कह लें माहिर हों लैंग्वेज के अंदर, तो थोड़ी बहुत फिर उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनके लिए रिलैक्सेशन होती है, वो थोड़ा बहुत मोल्ड कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लोग इसको बुरा नहीं समझते और नहीं, क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी पता होता है कि ये एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो जो उन्होंने कह दिया, ठीक है, वो समझ लें बाइबल निकल गई उनके मुंह से, लैंग्वेज के लिहाज से। हमारे उर्दू में भी ऐसे ही है और दूसरी लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही। तो ये बड़े आथर जो किसी नेटिव के हैं, अगर वो थोड़ा सा रूल से हट जाते हैं तो आपने बुरा नहीं मनाना, आपने खैर अपने तय रूल्स पे रहना है, खास करके जब आप किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठें। और व्यूअर्स, हमें ये पता है कि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करने के लिए हम उसमें देन का यूज़ करते हैं। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये ठीक बात है, लेकिन गलती तब होती है स्टूडेंट से जब वो ये सोच लेते हैं कि हमेशा ही ऐसा होता है। क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो अपने साथ कंपैरिजन के अंदर देन नहीं लेते बल्कि टू लेते हैं, और इनके लिए कोई रूल नहीं है। आपने उन एडजेक्टिव्स को, उनकी एक लिस्ट है, उनको आपने मेमोराइज करना है, ठीक है, आपने उनको याद रखना है वैसे कि ये एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ देन नहीं यूज़ होता बल्कि टू यूज़ होता है। आप ऐसे एडजेक्टिव के साथ अगर आप टू के बजाय देन यूज़ कर लेंगे जो कि एक जनरल फार्मूला है, तो ये आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो उन एडजेक्टिव्स को ज़हन में रख लें। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आपको खुद ब खुद ही पता होता है कि इनके साथ देन नहीं टू आएगा। तो चलें देख लेते हैं एक नज़र। देयर आर फ्यू एडजेक्टिव्स व्हिच टेक टू instead of then. Such adjectives include senior, junior, superior, inferior, anterior, posterior, prior, prefer, etc. तो ये आप देख सकते हैं कि ये एडजेक्टिव्स की लिस्ट है। तो ये पढ़ाया हुआ है वैसे डिटेल में, और भी इसमें एडजेक्टिव थोड़े बहुत हो सकते हैं शामिल, तो आपने इनको याद रखना है, ठीक है। इनके साथ आपने देन नहीं यूज़ करना। कंपैरिजन जब आप करवा रहे हैं सेंटेंस के अंदर, इनके साथ आपने हमेशा टू यूज़ करना है। तो आप एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ही इज़ जूनियर देन मी, गलत है, ही इज़ जूनियर टू मी, ठीक है, जूनियर के साथ टू आएगा। दिस बुक इज सुपीरियर देन दैट, ठीक है, देन गलत है, यहाँ पे टू आएगा। दिस बुक इज सुपीरियर टू दैट,
यहाँ पे तो वैसे आपने जूनियर और सीनियर के साथ तो मोस्टली टू ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आपने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया होता है तो वो आपके जहन नशीन हो जाता है। लेकिन इसमें गलती हो जाती है, दिस बुक इज़ सुपीरियर देन दैट, अक्सर स्टूडेंट्स को ठीक कर लेते हैं, तो ये गलत है, सुपीरियर टू दैट। हिज डेथ अकर्ड प्रायर देन हिज सन्स मैरिज, ठीक है, तो यहाँ पे प्रायर के साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा। हिज डेथ अकर्ड प्रायर टू हिज सन्स मैरिज, ये सेंटेंस ठीक है। आई प्रेफर दिस कार देन दैट, आई प्रेफर दिस कार टू दैट, देन नहीं आएगा, प्रेफर के साथ टू आता है। सिमिलरली प्रेफरेबल टेक टू विद इट, moreover preferable has the force of comparative, so we cannot use more with it। जी, तो जो आपका जैसे प्रीफर है, प्रीफरेबल भी अपने साथ टू ही लेता है, बिल्कुल प्रीफर की तरह, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि प्रीफरेबल इट सेल्फ जो आप कह लें कि इसमें ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसके अंदर फोर्स जो है वो कंपैरेटिव की है। अगर आप इसके साथ मज़ीद कोई कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे तो ये डबल कंपैरेटिव में आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो बस आपने ये ज़हन में रखना है कि प्रेफर की तरह प्रीफरेबल जो है इसके साथ देन के बजाय टू यूज़ होता है कंपैरिजन में, और जो आपका प्रीफरेबल है इट सेल्फ इसके अंदर जो है कंपैरेटिव की फोर्स है, तो इसके साथ आपने मज़ीद जो है एक और आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी, वरना डबल कंपैरेटिव के रूल के मुताबिक जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव आप यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो आपका गलत हो जाएगा। जैसा कि हेल्थ इज़ मोर प्रीफरेबल टू वेल्थ। अब एक आम बंदा जिसको रूल्स का नहीं पता वो तो सेंटेंस को जो है वो क्लियर कर देगा, उसको जो है सही डिक्लेयर कर देगा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गलत है, और ये आप कह लें एक बहुत बड़ी गलती शामिल होती है, समझी जाती है। हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ, क्योंकि ये प्रेफरेबल ऑलरेडी इसके अंदर फोर्स जो है वो कंपैरेटिव किया, इसके साथ आपने एक और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी, तो करेक्ट सेंटेंस होगा हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको आपने याद रखना है, ठीक है, इनका कोई रूल नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, तो बस ये नेटिव्स ने एक बनाया हुआ है, तो बस आप इनको याद कर लें कि सुपीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, इनके साथ टू लगेगा, और प्रीफरेबल है इसके साथ भी टू लगेगा, लेकिन ये डबल कंपैरेटिव में इसकी गलती हो जाती है, स्टूडेंट इसको समझते नहीं है, और साथ इसके डबल कंपैरेटिव जो है यानी कंपैरेटिव एक और डिग्री और यूज़ कर लेते हैं। तो प्रीफरेबल के साथ आपने ये भी याद रखना है कि जनाब इसके साथ कोई और कंपैरेटिव डिग्री जो यूज़ नहीं होती, मोर वगैरह इसके साथ यूज़ नहीं होता है, इसकी अपनी जो है कंपैरेटिव की फोर्स है। अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक सेंटेंस के अंदर जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, ये एडवर्ब को रिप्लेस कर सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलूँ, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव जो है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जिनको नहीं पता। देखिए, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और एक एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो अब ये एक बड़ी कॉमन कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के दरमियान, तो बाज़ दफ़ा एक ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है कि जहाँ पे एडजेक्टिव को यूज़ होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती से एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब को यूज़ कर लेते हैं, और इसी गलती को हमने करेक्ट करना है इस वीडियो के दौरान। जी, वी कैन यूज़ एन एडजेक्टिव विद a verb when some quality of the subject rather than action of the verb is expressed। जी, तो आपने जब सेंटेंस को देखना है तो गौर से उसको समझने की कोशिश करनी है। देखें, जो आपका एडजेक्टिव होता है उसने नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है, तो नाउन या प्रोनाउन डेफिनेटली सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और जो आपका एडवर्ब होता है वो या तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, या एडजेक्टिव को कर रहा है, या एडवर्ब को कर रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर बात हो रही है किसी सब्जेक्ट की, किसी क्वालिटी की, तो ये बात याद रखें कि हमने वहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ करना है, और अगर आपका जो वर्ब है उसके एक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, फिर एडवर्ब होगा। एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। शी लुक्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरत नज़र आती है, सेंटेंस गलत है। बेसिकली ब्यूटीफुल होना ये वर्ब जो लुक है उसकी क्वालिटी नहीं है, ये शी की है, यानी वो खूबसूरत नज़र आती है, तो शी सब्जेक्ट है, चूँकि सब्जेक्टिव क्वालिटी को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा, जैसा कि शी लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द फ्रेग्रेंस स्मेल्स प्लेजेंटली। अब यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि जो प्लेजेंटली है ये फ्रेग्रेंस की क्वालिटी है कि वो बड़ी प्लेजेंट है सूंघने में, स्मेल का ये एक्शन नहीं है, स्मेल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा प्लेजेंट, तो यहाँ पे एडवर्ब गलत यूज़ हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा, सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द फ्रेग्रेंस स्मेल्स प्लेजेंट। नेक्स्ट है जी,
Adverb should be used when a phrase denoting manner could be substituted. Otherwise, if some part of the verb is employed as a connective, then adjective should be preferred to use. जी, तो ये भी एक बात है, कंसेप्ट पुराना ही है कि जब आपका सब्जेक्ट जो है उसकी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं आप, तो एडवर्ब तो आप यूज़ करेंगे एडजेक्टिव, वरना आप एडवर्ब यूज़ करेंगे। वो कहता है कि आपने एडवर्ब तब यूज़ करना है कि जब आपका जो फ्रेज़ है जो कि किसी फ्रेज ऑफ मैनर जो है उसे आप तब्दील कर सकें, तो फिर आपने एडवर्ब यूज़ करना। अभी एग्जांपल देखें तो क्लियर होगा कि जब आप किसी सेंटेंस के अंदर आपका जो फ्रेज ऑफ मैनर है, ठीक है, उसमें वो सब्स्टिट्यूट कर सकें आप किसी और जो है वो क्वालिटी वाला जो फ्रेज है उसके साथ आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकें, तो आप एडवर्ब यूज़ होंगे। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट है उसके साथ जो है और जो अगला वर्ड है जिसे हम एडवर्ब यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, जिसकी हमें कन्फ्यूजन है, तो आपका जो सब्जेक्ट है और जो अगला वर्ड है उसके दरमियान में जो आपका है वर्ब वो कनेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगला वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव ही होना चाहिए, उसे आप प्रीफर करेंगे। यानी आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, आगे कोई वर्ड है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है किसी क्वालिटी को, तो अगर वर्ब जो है इन दोनों के दरमियान कनेक्टिव के तौर पे है तो अगला वर्ड जो है हम एडजेक्टिव उसको प्रीफर करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, द ट्रेन अपीयर्ड सडनली, द स्टेटमेंट अपीयर्स सडन। अब यहाँ पे आपने एडवर्ब यूज़ किया है, यहाँ पे आपने एडजेक्टिव यूज़ किया है। फ़र्क क्या है? सिंपल, यहाँ पे बेसिकली जो आपका वर्ब अपीयर है उसको क्वालिफाई किया जा रहा है, ठीक है, कि जो ट्रेन है वो ज़ाहिर हुई अचानक से, सडनली। तो यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, स्विफ्टली आ सकता है, ठीक है। तो या ट्रेन अपीयर्ड एक्सीडेंटली, कोई भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सडन है बेसिकली ये स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर रहा है कि जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो अचानक जो है वो ज़ाहिर हुआ, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना जो मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। एक और देखें एग्जांपल, हर कोलीग्स नो बिगेन टू लुक कोल्डली अपॉन हर। अब यहाँ पे ये जो कोल्डली है ये लुक को क्वालिफाई कर रहा है कि उसके जो कोलीग्स हैं उन्होंने उसे बड़ी सर्द मोरी से जो है देखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब कोल्डली जो है ये लुक को क्वालिफाई कर रहा है, जो देखने का अंदाज क्या था सर्द मोरी वाला था। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लुक कोल्डली की जगह लुक हैप्पीली, ठीक है, लुक सैडली। तो शी लुक्स कोल्ड, वो सर्द मोहर जो है वो नज़र आती है, उसका अंदाज जो है सर्द मोहराना है। अब यहाँ पे ये कोल्ड जो है ये लुक को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये क्वालिफाई कर रहा है शी को, जो सब्जेक्ट है। तो इन शॉर्ट बात यह है व्यूअर्स कि हम सेंटेंस के अंदर हमने देखना होता है कि हर जगह पे कि आपने एडवर्ब ही यूज़ नहीं करना, बाज़ दफ़ा एडवर्ब की जगह पे एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। तो आपने सेंटेंस की सेंस में जाना है कि जो वर्ड जिसको आप एडजेक्टिव समझ रहे हैं, जहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, तो आपने देखना है कि वो वर्ड जो है वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है या कि वो आपके वर्ब को। अगर सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो वहाँ पे यूज़ होगा एडजेक्टिव, और अगर वो वर्ब की किसी एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पे यूज़ होगा एडवर्ब। आज तक हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के हवाले से यही पढ़ते रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ये यूज़ होती है कंपैरिजन को शो करने के लिए किसी सेंटेंस के अंदर। लेकिन क्या आपने कभी देखा है या सोचा है कि डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, ये भी बसा औकात जो है ये कंपैरिजन के लिए जो है यूज़ हो जाती है। और इसी चीज़ को समझने के लिए हम इस वीडियो को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Comparative degree of adjective should be used for comparison of two things or classes of things। जी, ये बात तो हमें पहले पता है कि जो आपकी comparative डिग्री जो होती है ये किस लिए यूज़ होती है? कंपैरिजन करवाने के लिए दो चीज़ों या अफराद के दरमियान, या दो चीज़ों या दो यानी अफराद के दो ग्रुप्स के दरमियान, या चीज़ों के दो क्लासेस के दरमियान। तो इसमें मसलन ऑफ द टू कार्स दिस इज़ द मोर ब्यूटीफुल, दो कारों में से ये ज़्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है और दो कारों की खूबसूरती को कंपेयर किया गया है। हु इज़ द टालर ऑफ द टू,
दोनों में से लंबा कौन है? अब दो अफराद हैं, ठीक है, और उनकी लंबाई को कंपेयर किया जा रहा है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज हुई है टाल से टालर। ऑफ द टू स्टेटमेंट्स द फॉर्मर इज बेटर। दो जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से पहले वाली जो है वो बेहतर है। अब गुड की जो है डिग्री यूज हुई है कंपैरेटिव बेटर जी। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सुपरलेटिव डिग्री में आल्सो बी यूज फॉर कंपैरिजन इन केस ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश जी। तो कंपैरिजन के लिए यूज तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बसा औकात जो है एम्फेसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री जो है ये भी यूज़ कर ली जाती है कंपैरिजन के लिए। अब ये होता इस तब है जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो किसी क्वालिटी का, दो ग्रुप्स के दरमियान, दो अफराद के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान, या चीज़ों की दो क्लासेस के दरमियान। यानी जब आप किसी क्वालिटी को दो चीज़ों के अंदर कंपेयर कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ होगी। लेकिन जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इस चीज़ को शो करने के लिए, इस चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए जो है आप सुपरलेटिव डिग्री को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है। जैसा कि अब जो हमने पीछे सेंटेंस पढ़े हैं, ऑफ द टू कार दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, ये बहुत जो है ज़्यादा खूबसूरत है। अब कारें दो हैं तो यहाँ पे बेसिकली ग्रामर की रूल से मोर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जब दो चीज़ों या दो अफराद के दरमियान आप मुआवजना कर रहे हैं तो फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। सुपरलेटिव डिग्री आपने तब यूज़ करनी है जब चीज़ें दो से ज़्यादा हैं, अफराद दो से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे दो हैं, मोस्ट यूज़ हो गया। बेसिकली यहाँ पे मोस्ट कार कंपैरिजन ही रहा है, लेकिन जो जिस कार की खूबसूरती की बात की जा रही है कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो दूसरी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसलिए यहाँ पे एम्फेसिस के लिए यूज़ हुआ है। हु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू, ठीक है, तो दोनों में से ज़्यादा लंबा कौन सा है? तो यहाँ पे टालर आना चाहिए, लेकिन टालेस्ट यूज हुआ है। ऑफ द टू स्टेटमेंट्स द फॉर्मर इज द बेस्ट, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी बेटर की जगह हमने बेस्ट यूज़ कर लिया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि किसी जगह पे इस तरह से भी हो सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं ये सेंटेंसेस गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होनी थी, तो यहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज़ हो गई है। तो ये ऐसा भी हो जाता है, जस्ट आपको फेमिलियराइज करवाना था इस चीज़ से। तो बाकी जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं, आपने ग्रामर को ही फॉलो करना है, आपने जो है यही चीज़ फॉलो करनी है, आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, जैसा कि नीचे लिखा भी हुआ है, और इन केस ऑफ फार्मर राइटिंग अबव रूल शुड बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली। अबव से मतलब फार्मर रूल, यानी ये वाला जो रूल है इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए आपने कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करनी है। यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात जो है लिखते हुए पढ़ते हुए किसी जगह पे आपको ये कंपैरिजन के लिए सुपरलेटिव डिग्री भी मिल सकती है। और अगर आपको एम्फेसिस वाली बात समझ में नहीं आ रही तो भी आपने परेशान नहीं होना। उसकी वजह यह है कि नेटिव्स हैं, नेटिव्स की मर्ज़ी होती है कि वो जिस तरह से मर्ज़ी जो है वो रूल को फॉलो करें या ना करें। एक और वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि नेटिव्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। जो आपके जो किसी भी लैंग्वेज के बड़े जो अदीब होते हैं, शायर होते हैं, वो चूँकि कन्फर्म होता है कि इनकी लैंग्वेज के ऊपर बड़ी दस्तरस है, तो कोई उन पर शक नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर वो थोड़ा बहुत गलत लिख दें, रूल से हट भी जाएं, तो बुरा नहीं मनाया जाता, ठीक है। लेकिन आपका अगर आप रूल से हटेंगे तो आपका एग्जामिनर ज़रूर बुरा मनाएगा, इसलिए आपने रूल से नहीं हटना है। इसके अंदर हम वर्ड्स एनी अदर और ऑल अदर के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इनको कैसे, क्यों और किस तरह से यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल कंपेयरिंग अ थिंग बाय मीन्स ऑफ अ कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन। जी, जब आपने कुछ चीज़ों को कंपेयर करना है कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हुए, ख़ास करके जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आप यूज़ करें, तो फिर आपने बड़ी केयर से काम करना है। अब इसमें केयर वाली क्या बात है, कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे ये केयर वाली बात है, बाज़ औक़ात एक बड़ी जो कह लें कि छुपी हुई और कॉमन ये एक मिस्टेक पाई गई है स्टूडेंट्स के लिखे हुए मटेरियल के अंदर, जिनको ग्रामर्स का ज़्यादा नहीं पता होता, कि वो जिस चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं उसको भी उस ग्रुप के अंदर शामिल कर लेते हैं जिसके साथ उन्होंने कंपेयर करना होता है। हालांकि जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर आप तब भी करेंगे ना जब वो कुछ डिफरेंस होगा। वो चीज़ दूसरी जो दूसरा ग्रुप है या दूसरा चीज़ है जिससे वो
आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सेपरेट होगी तो कंपैरिजन होगा। जब आपने उसके अंदर ही शामिल कर लिया, ठीक है, तो फिर आपका कंपैरिजन जो है इस तरह से नहीं होगा। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। द थिंग दैट इज बीइंग कंपेयर्ड मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद विच इट इज कंपेयर्ड। जी, जिस चीज़ को आप दूसरी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको उस क्लास से, उस ग्रुप से उस चीज़ को अलहदा करना पड़ेगा, उससे निकाल के आपने कंपेयर करना है। दिस सेपरेशन could be made by the use of words like any other and all other। जी, आप समझ आइए कि any other और all other की बात हम क्यों कर रहे हैं कि जब आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ों के साथ, क्लास ऑफ थिंग या ग्रुप के साथ आपने कंपेयर करना है तो आपने उस चीज़ को उस ग्रुप से एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, उससे सेपरेट करना है। और सेपरेशन के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कौन से, एनी अदर और ऑल अदर। जी, जैसा कि आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी मेटल। अब जिस बंदे को ग्रामर का नहीं ज़्यादा पता वो ये समझेगा कि ठीक है ये सेंटेंस, लेकिन ये गलत है और ये ब्लंडर है, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन आपका पड़ेगा एग्जामिनर के अंदर अगर आपने ऐसे किया हुआ। द सेंटेंस इम्प्लाइज द मीनिंग दैट आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन बिकॉज आयरन इज इटसेल्फ अ मेटल, सो करेक्ट सेंटेंस कुड बी एज। जी, अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत इसलिए है कि ये जो आपका सेंटेंस है ये मफहूम ये दे रहा है कि आयरन जो है ये आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब एक चीज़ को उसी से तो नहीं आप कंपेयर कर सकते ना, ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन भी तो मेटल ही है ना। यहाँ पे आपने कहा है आयरन जो है वो किसी भी मेटल यानी देन एनी मेटल, किसी एनी मेटल से जो है ना वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो एनी मेटल में तो आयरन भी आ जाता है, ठीक है, तो आयरन इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आयरन का साथ ही आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो करेक्ट सेंटेंस ये होगा आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मेटल। आयरन किसी भी दूसरी धात से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे अदर नहीं यूज़ होगा तो सेंटेंस गलत है, तो एनी अदर आप करेंगे। जब आपने एनी अदर कर लिया ना तो जितनी भी मेटल्स हैं आयरन के अलावा आपने आयरन को उन तमाम मेटल से सेपरेट कर लिया, और जो मेटल्स का ग्रुप है उससे एक्सक्लूड कर लिया आयरन को, तो तभी आपका कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप एनी कह देंगे तो फिर एनी में तो उस ग्रुप आयरन जो है वो तमाम मेटल्स के अंदर ही आ जाता है, उनके अंदर ही शामिल हो जाता है। सो आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मेटल। एक और एग्जांपल देखें, नवीद इज वाइजर देन अदर स्टूडेंट्स। नवीद जो है वो दूसरे स्टूडेंट से जो है वो क्या उसे कहते हैं, अक्लमंद है। अब यहाँ पे ये गलत है क्योंकि नवीद जो है वो भी स्टूडेंट्स के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है, तो आपने सेपरेट करना है नवीद को। नवीद इज वाइजर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। नवीद जो है बाकी तमाम स्टूडेंट्स से ज़्यादा जो है वो अक्लमंद है। For in case of comparison by means of superlative, the thing that is being compared must be included in the class of things with which it is compared। जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस रूल को जो बंदे अपने जहन में बिठा देते हैं फिर वो यहाँ पे गलती कर लेते हैं आगे। लेकिन जब आपने सुपरलेटिव यूज़ करना है, सुपरलेटिव डिग्री को, फिर आपने उस चीज़ को उस ग्रुप से एक्सक्लूड नहीं करना, आपने उसके अंदर इंक्लूड करना है, उसी के अंदर रखना है। तो सुपरलेटिव का मतलब ये है कि आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं और उन तमाम ग्रुप वालों में से आप जो हैं वो अफजल हैं या नीचे हैं, ठीक है, या लोअर लेवल पे हैं या अपर लेवल पे हैं, अपर मोस्ट या लोअर मोस्ट। तो जी, तो जब आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो फिर आपने अदर लगाना है, अदर। और वैसे जब आप सुपरलेटिव में कर रहे हैं कंपैरिजन तो फिर आपने अदर नहीं यूज़ करना, फिर आपने उसी के अंदर ही उसको शामिल करना है। जैसे कि नवीद इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। नवीद जो है तमाम स्टूडेंट्स में से अक्लमंद है। अगर आप यहाँ पे करेंगे नवीद इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स तो ये गलत हो जाएगा। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हुए आपने अदर नहीं यूज़ करना। एक और एग्जांपल देखें। अच्छा, ये जो सेंटेंस है नवीद वाला, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी, जो सुपरलेटिव डिग्री वाला और कंपैरेटिव डिग्री वाला जो है, इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसमें भी देख लेते हैं, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स नवीद इज़ द वाइजेस्ट। जी, तो ऑफ ऑल, अदर नहीं है, ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स नवीद इज़ वाइजेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, अदर यूज़ नहीं करना। तो बस आपने जेहन में ये बैठा लेनी है कि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे यूज़ हो रही है वहाँ पे आपने अदर को यूज़ नहीं करना। इसी तरह ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स नवीद इज़ वाइजर। जी, अदर आ गया तो यहाँ पे वाइजर आ गया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप गलतियाँ करते हैं लिखते हुए भी। और ख़ास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन होता है बाकायदा करेक्शन ऑफ एरर वाला इंग्लिश के पेपर में, तो उसमें तो फिर आपके डायरेक्ट जो है मार्क्स कट रहे होते हैं। हाँ, आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ तो उसमें हो सकता है कि रीडर जो है तेज़ी में से गुजर गया तो उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन होता नहीं है। जो अच्छे रीडर हैं, क्योंकि वो जो चेक करने वाले होते हैं, एग्जामिनर्स बड़े एक्सपर्ट होते हैं, सारी ज़िंदगी उनकी इन्हीं कामों में गुजरी होती है, तो वो गलती इस तरह की इग्नोर होती नहीं, उनको पता चल जाता है कि इसको ग्रामर नहीं आती।
नवीद इज वाइजेस्ट ऑफ एनी स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ एनी। तो ये आपका ऑफ एनी जो है ये गलत है। ये लास्ट वीडियो में भी तकरीबन जो लास्ट वीडियो है वो भी इससे मिलती जुलती थी, तो उसमें भी हमने समझाया था कि आपने किस तरह से एक्सक्लूड करना है जिस चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं या आपने इंक्लूड करना है। अगर आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो पिछली वीडियो भी देखें। तो ये आपका गलत है, ऑफ एनी। यहाँ पे चूँकि आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर लिया तो उसके साथ ऑफ एनी जो अगर आपने यूज़ किया है तो वो गलत है। इट शुड बी रिटन एज करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, नवीद इज़ वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है। तो जब आप एनी यूज़ कर रहे हैं ना तो ऑफ एनी नहीं होगा, एनी अदर होगा, और जो है इसके साथ आप जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, नवीद इज़ वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट, ठीक। तो नो अदर स्टूडेंट इज़ एज वाइज एज नवीद जी। तो ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, नो अदर स्टूडेंट इज़ एज वाइज एज नवीद, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपने सुपरलेटिव ही यूज़ करना है तो नवीद इज़ वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे ऑल यूज़ होगा, फिर एनी जो है ये यूज़ नहीं होगा। तो फिर इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ एनी आपने यूज़ नहीं करना, और जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो तब आप एनी अदर यूज़ करेंगे, ऑफ एनी नहीं, तब भी आप एनी अदर यूज़ करेंगे। और या आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको यूज़ कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, वही मीनिंग वही मफहूम देना चाह रहे हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। नो अदर स्टूडेंट इज़ एज वाइज एज नवीद, नवीद की तरह कोई दूसरा स्टूडेंट जो है वो अक्लमंद नहीं है। तो ये वही बात बन जाती है कि नवीद इज़ वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो अब देखें ना, एनी स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि किसी एक से वो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर सुपरलेटिव तो आएगा ही नहीं, ठीक है, फिर वाइजर होगा देन एनी अदर स्टूडेंट। हाँ, अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो फिर सुपरलेटिव यूज़ होगा, फिर नवीद इज़ वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, एस लगेगा स्टूडेंट के साथ भी। इसको समझने की कोशिश करें कि अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होगा, ठीक है, और ऑफ ऑल होगा। ऑफ एनी स्टूडेंट इसका मतलब आप एक स्टूडेंट के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर सुपरलेटिव तो यूज़ ही नहीं होना, फिर वाइजर यूज़ होना, और वाइजर के साथ भी ऑफ एनी नहीं यूज़ होगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ फिर एनी अदर आपने यूज़ करना है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम गलत जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर ऑफ एनी। तो इस बात को आपने जहन में रखना है सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए कि आपने कहाँ पे ऑफ एनी को यूज़ नहीं करना है। एडजेक्टिव लेस और फ्यूअर के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट लेस रिफर्स टू क्वांटिटी एंड फ्यूअर रिफर्स टू नंबर। जी, लेस जब आपके जहन में आए, जब आपके सामने आए, तो लेस का मतलब ये है क्वांटिटी, ठीक है, और फ्यूअर का मतलब क्या है, नंबर। नंबर से मतलब ये है कि आदाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, अददी शक्ल में जो चीज़ होगी जिसको अदद की मदद से, नंबर की मदद से एक्सप्रेस कर सकें, उसके साथ फ्यूअर होगा। जिसके साथ आप अदद नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, तो उसके साथ या नंबर नहीं यूज़ कर सकते, वो क्वांटिटी होगी, उसे कहेंगे लेस। अच्छा, अब इसमें क्वांटिटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, यानी जिसे शुमार नहीं किया जा सकता हो। विदाउट प्लूरल फॉर्म्स एज मिल्क वाटर, मिल्क्स वाटर। जी, जैसे आपका मिल्क है, आप नहीं कह सकते, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते कि मिल्क्स, या वाटर है तो आप इसे नहीं कह सकते कि वाटर्स। अब ये मिल्क है, वाटर है, ये अनकाउंटेबल है, इनको शुमार नहीं किया जा सकता, ये क्वांटिटीज़ हैं। तो क्वांटिटीज़ के साथ हमेशा लेस लगेगा। जो नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म भी होती है। जैसे स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, स्टूडेंट से स्टूडेंट्स, बॉय से बॉयज़, गर्ल्स से गर्ल्स, यानी जिन्हें गिना ना जा सके और जिनकी प्लूरल फॉर्म ना हो वो है अनकाउंटेबल और क्वांटिटी, और जिन्हें गिना जा सके और जिनकी प्लूरल फॉर्म हो वो क्या है, काउंटेबल और नंबर। तो नंबर के साथ फ्यूअर और क्वांटिटी के साथ लेस। जी, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। देयर इज़ फ्यूअर मिल्क इन द जग, ठीक है, मिल्क क्या है, ये क्वांटिटी है, नंबर नहीं है। यहाँ पे फ्यूअर आपने यूज़ किया हुआ है तो ये गलत है। देयर इज़ लेस मिल्क इन द जग, जग के अंदर जो मिल्क है वो लेस है, ठीक है।
और ये भी याद रखना है कि ये लिटिल, लेस जो है ये लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, लेस यानी कम, थोड़ा, ठीक है ना। तो इसी तरह देयर इज अ लेस मिल्क इन द जग, ये सही होगा। अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है फर्ज करें लेस स्टूडेंट है तो वो गलत होगा, फ्यूअर स्टूडेंट जो होगा, या फ्यूअर बॉयज, फ्यूअर गर्ल्स। अच्छा, हाउ इन केस ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश लेस में आल्सो बी यूज्ड विद काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। हाँ जी, इनफॉर्मल इंग्लिश जो है बाद का ये होता है कि वहाँ पे जो आपका लेस है ये काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। रूल तो ये है कि लेस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा, जैसे मिल्क है, वाटर है, लेकिन ये इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर यानी जो गैर रस्मी आपकी बातचीत है उसके अंदर भी ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। जैसा कि और काउंटेबल होगा, प्लूरल होगा, यानी सिंगुलर के साथ नहीं। ये बात बताने का मकसद है कि कहीं पढ़ते हुए हो सकता है कि नाउन काउंटेबल हो, रीडिंग करते हुए आपका सामना हो कि नाउन काउंटेबल है, उसके साथ लेस यूज हो गया है, ठीक है। तो रूल के मुताबिक तो ये गलत है, लेकिन ये ठीक भी होगा। इनफॉर्मल इंग्लिश है तो ये ठीक है, लेकिन ये बात होगी कि काउंटेबल नाउन के साथ अगर लेस यूज हो रहा तो वो प्लूरल में होगा। जैसा कि नो फ्यूअर देन 40 गर्ल्स बिकेम सिक ड्यू टू कॉलरा, ये भी ठीक है। और अगर इसी तरह ये हो लेस देन 40, नो लेस देन 40 गर्ल्स बिकेम सिक ड्यू टू कॉलरा, तो इस तरह से भी सही है। तो ये बात हो रही है इनफॉर्मल इंग्लिश की। जब आपने लिखना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने फॉर्मल इंग्लिश को ही फॉलो करना है, खास करके जब आप किसी एग्जाम के अंदर बैठे हैं तो आपने इसी रूल को फॉलो करना है कि जो लेस है वो यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ, और जो फ्यूअर होगा वो काउंटेबल के साथ या नंबर के साथ यूज होगा। और लास्ट का जो करेक्ट यूज है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये भी स्टूडेंट्स के दरमियान आम तौर पर पाई जाने वाली एक कन्फ्यूजन है। लेटर और लास्ट को वो गलत यूज़ कर लेते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग ही बाद वाला है, बाद उस जिक्र। लास्ट आखिरी, लेटर का मतलब भी आखिरी बनता है, यानी बाद वाला जिसका बाद में जिक्र किया जाए, लेकिन इनके यूज़ में डिफरेंस है और बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। एक ही रूल है, उसको जहन में बिठा लें तो कभी गलती नहीं होगी इनको यूज़ करने में दोबारा। Letter used only when there are two persons or things are mentioned, whereas last is used when there are more than two persons or things spoken of. Simple. आपने लेटर तब यूज करना है जब दो अफराद या दो चीज़ों, दो आर्टिकल्स का जिक्र हो रहा है, ठीक है। जब चीज़ें, अफराद जो हैं ये दो से ज़्यादा तो फिर लास्ट होगा, यानी पर्पस दोनों का ही सेम है, लेटर और लास्ट का। यूज में डिफरेंस है, जब अफराद या चीज़ें दो हैं तो लेटर, और जब दो से ज़्यादा हैं तो लास्ट। अच्छा, इस वीडियो की जो डिटेल है वो रेलेवेंट वीडियो के अंदर इस टॉपिक की डिटेल भी है। वो वीडियो है लेटर, लास्ट और लेटेस्ट। ये पूरी एक वीडियो है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसमें डिटेल में बताया हुआ इनका यूज़। तो अभी सिर्फ हम लेटर और लास्ट की बात कर रहे हैं, लेटर और लास्ट की। लेटर में प्रोनाउंस कर गया हूँ गलती से, ध्यान में रखें, इसको लेटर करेंगे हम। तो लेटर और लास्ट जो है इसका जो है हम देख रहे हैं हम, तो मेरा ख्याल समझ तो आपको आ गई होगी कि जब दो अफराद, ये दो चीज़ें हैं तो लेटर, और जब ज़्यादा हैं तो लास्ट। जी, एग्जांपल भी देख लेते हैं। ऑफ निदा एंड फोजिया, लेटर इज टालर। फोजिया और निदा में से बाद वाली कौन है? फोजिया। फोजिया लंबी है। और ऑफ निदा, फोजिया एंड आफिया, द लास्ट इज टालेस्ट। जी, अगर यहाँ पे लेटर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, वो लेटर दो के लिए यूज होना, तीन है तो इसलिए लास्ट है। अब यहाँ पे लेटर नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसमें आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है, use of article the before the word last and superlative degree of tall in the above sentence। जी, यहाँ पे जो आपकी जो लास्ट है इसके साथ आपने आर्टिकल भी यूज करना है। जी, और दूसरी बात, यहाँ पे लास्ट आ रहा है तो वहाँ पे डिग्री भी आपकी सुपरलेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों का जहाँ पे जिक्र होगा लास्ट वहीं पे यूज होना है। तो लास्ट जहाँ पे आ गया इसका मतलब चीज़ें दो से ज़्यादा हैं, चीज़ें दो से ज़्यादा हैं, तो डिग्री फिर कौन सी है? सुपरलेटिव है, फिर कंपैरेटिव नहीं होगी। ऊपर में क्योंकि दो चीज़ें हैं तो कंपैरेटिव डिग्री टॉल की, और नीचे तो ज़्यादा चीज़ें तो सुपरलेटिव डिग्री आपकी टाल की। बहरहाल ये इसकी रेलेवेंट वीडियो है जिसमें डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं। टाइटल इसका लेटर, लास्ट और लेटेस्ट। इसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगर आपके इसको यूज़ में आपको इसके यूज़ में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेज को डिस्कस करेंगे जिसे स्टूडेंट्स जो है वो गलत यूज़ कर लेते हैं, ये कॉमनली कंडक्टेड मिस्टेक है। फ्रेज है जी, आर म्यूचुअल फ्रेंड, ये गलत है। करेक्ट एक्सप्रेशन इज आर कॉमन फ्रेंड। आपने म्यूचुअल फ्रेंड को नहीं लिखना, जहाँ भी इस तरह का कोई चीज़ आ जाए
तो वहाँ पे आप आर कॉमन फ्रेंड लिखेंगे। जैसे कि सेंटेंस में देखें, दे मेट एट द ऑफिस ऑफ अ कॉमन फ्रेंड, वो एक कॉमन फ्रेंड यानी दो बंदे हैं, दोनों का एक ही दोस्त है, तो उसके साथ मिले हैं उसके ऑफिस में, तो कॉमन फ्रेंड आएगा, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं आएगा, नॉट म्यूचुअल फ्रेंड। सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज एरर ऑफ एक्सप्रेशन। जी, एरर ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं इस तरह गलती को। बेसिकली अगर यहाँ पे आप मेट एट द ऑफिस ऑफ अ म्यूचुअल फ्रेंड करें तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन ये एरर ऑफ एक्सप्रेशन है। एरर ऑफ एक्सप्रेशन एक ऐसा एरर होता है कि ग्रामेटिकली वो ठीक होता है लेकिन देखने में ऑड लगता है, बोलने में, बढ़ने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में ऑड लगता है, और ये नेटिव्स की तरफ से ही तय होता है कि आपने कौन से वर्ड को कैसे लिखना है। यानी इसमें कोई इसका कोई रूल नहीं है कि जनाब म्यूचुअल फ्रेंड क्यों नहीं है, कॉमन फ्रेंड क्यों, क्योंकि ये नेटिव्स ने इसको ऐसे ही तय किया है। नेटिव्स ये कहते हैं कि जी आपने म्यूचुअल फ्रेंड नहीं यूज़ करना, आपने कॉमन फ्रेंड यूज़ करना, तो जस्ट आपने इसको मेमोराइज करना है। वर्बल और ओरल जो है इसके करेक्ट यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मैंने आप कह लें कि 80 to 90% स्टूडेंट्स को ये गलत यूज़ करते हुए देखा है। ठीक है, नॉर्मली हम जो चीज़ लिखते हैं उसको हम रिटन कहते हैं और जो चीज़ हम बोल के बता रहे हैं उसको हम वर्बल कहते हैं। सबसे मैंने यही सुना है कि जी बोल के जो बात की जा रही है उसका मतलब वर्बल है, और जो लिख के जो लिखा जा रहा है, लिखी हुई चीज़, उसको रिटन कहते हैं। ये गलत है, लिखे हुए को तो रिटन ही कहेंगे, जो बोल के कहा जा रहा है उसको वर्बल नहीं कहते। वर्बल एक जनरल टर्म है। वर्बल का मतलब होता है लफ्जी। वर्बल का मतलब है लफ्जी, जो चीज़ आपने लफ्ज़ों की मदद से एक्सप्रेस की है वो क्या है, वर्बल। जैसे अब चार्ट बने हुए हैं या तस्वीर की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो वर्बल नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी चीज़ जिसे आप लफ्ज़ों की शक्ल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो लफ्ज़ चाहे आपने लिखे हुए हैं या वो लफ्ज़ आप बोल के कह रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, तो दोनों वर्बल ही होंगे। यानी जहाँ पे किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लफ्ज़ चाहे आप लिख के एक्सप्रेस कर रहे हैं या बोल के कर रहे हैं, वो दोनों ही वर्बल होंगे। अब जो कन्फ्यूज़न होती है जिसमें स्टूडेंट्स बोल के कहने को वर्बल कहते हैं, वो ये है कि इसे ओरल कहते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ आपने लिखी हुई होगी, ठीक है, वो रिटन है, और जो चीज़ आप बोल के कहेंगे वो ओरल होगा। ठीक है, तो रिटन का जो उल्ट है, जो मतजाद है, जो इसका एंटोनिम है, वो ओरल है। तो ये याद में रखना। और वर्बल जो है ये जनरल वर्ड है, ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है। ठीक है ना, वर्बल जो है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जनरल टर्म है। एक हमारा आप कह लें वर्बलाइज, वर्बलाइज एक वर्ड है, बड़ा फेमस है ये वर्बलाइज। इसका मतलब होता है लफ्ज़ों में ढालना। ठीक है, कोई भी बात है, फ़र्ज़ करें चार्ट है बना हुआ या फोटोग्राफ है, तो मैं आपको कहता हूँ प्लीज़ वर्बलाइज दिस फोटोग्राफ। इसका मतलब है आप लफ्ज़ों में, जो उस फोटो के अंदर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसको आप लफ्ज़ों में लिखेंगे। तो वर्बल जनरल टर्म फॉर बोथ रिटन एंड ओरल, रिटन एंड ओरल आर एंटोनिम ऑफ ईच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। तो चलें इसको देख भी लेते हैं। वर्बल मीन्स pertaining to words, यानी वर्बल का मतलब है लफ्जी, whereas oral means delivery of words by mouth। oral का मतलब है आपने अल्फाज से, जो अपने मुंह से जो अल्फाज की अदायगी कर रहे हैं उसे oral कहते हैं। oral means something not written। जी ये सारी बातें अभी आपको बता चुका हूँ। so the antonym of written is oral not verbal। ये बहुत कॉमन ये जो है ना मिस्टेक पाई जाती है। मैंने कहा 80 to 90% स्टूडेंट्स जो हैं या लोग जो हैं उनको पता ही नहीं होता, वो वर्बल मुंह से कहने को कह रहे होते हैं, हालांकि वो ओरल होता है। Her written arguments do not match her oral remarks। जी ये सही है सेंटेंस। इसे her written arguments do not match her verbal remarks कहेंगे तो ये ब्लंडर है, गलती नहीं है, ब्लंडर। जी the photographic view of the subject matter is better than verbal description। जी बिल्कुल सही है, फोटोग्राफ है और ये वर्बल है, यानी यहाँ लफ्ज़ों में डाला हुआ है, यहाँ पे तस्वीरी जो है एक्सप्रेस किया हुआ किसी चीज़ को, नॉट ओरल डिस्क्रिप्शन होगा। देयर आर फ्यू वर्बल डिफरेंसेस इन टू एसेज। जी अब यहाँ पे आप कह लें देयर आर टू ओरल डिफरेंसेस, ये तो ओरल तो खैर बनेगा भी नहीं, तो आप वर्बल यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है आपको कि वर्बल का मतलब होता है अल्फाज। तो लफ्जी फ़र्क है जी दो एसेज के अंदर। वर हर स्टेटमेंट्स ओरल आर रिटन, क्या उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बोली गई थी या लिखी हुई। अब यहाँ पे ओरल बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आप वर्बल कर देते हैं वर्बल आर रिटन तो गलत है, क्योंकि वर्बल का मतलब भी लफ्ज़ों में, रिटन भी अल्फाज में अल्फाज ही होते हैं। तो ये जो है कॉमनली कंडक्टेड मिस्टेक्स है।
मिस्टेक है, तो इसे आपने अवॉइड करना है। और ये बड़ा कॉमन है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये अक्सर औकात मैंने देखा है, बहुत कम लोगों को पता होता है। वर्बल, ओरल और रिटन दोनों के लिए यूज होता है। ओरल और रिटन एक दूसरे के एंटोनिम है। तो ये ओरल यानी उसने जो स्टेटमेंट दी है वो बोल के दी है, ये लिखी हुई थी। अब यहाँ पे वर्बल नहीं होगा, ठीक है। इन शॉर्ट, वर्बल इज जनरल टर्म दैट कैन बी यूज फॉर बोथ रिटन एंड ओरल वर्ड्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो के बाद कि ओरल, वर्बल और रिटन जो है ये किस तरह से यूज होते हैं।